ये कहानी है मुरिम वर्ल्ड की, जहां पर 250 साल पहले अचानक से आसमान में डायमेंशनल गेट अपीयर हुए और फिर उनके अंदर से निकले भयानक जीव जिन्हें बाद में डीमंस कहा जाने लगा। और हमें डीमंस दिखाए जाते हैं जो कि अनगिनत संख्या में होते हैं, जिन्होंने इस डायमेंशन पे अटैक कर दिया होता है। ये डीमंस सारे मुरिम वर्ल्ड के इंसानों को मारना स्टार्ट कर चुके थे और उनकी संख्या धीरे धीरे घटनी स्टार्ट हो चुकी थी। पर इस सिचुएशन को समझते हुए जो हेवनली राइटर्स अलायंस थी, उन सब ने एक ऑल आउट वॉर इन डीमंस के खिलाफ कर दिया और धीरे धीरे इन डीमंस को हराने भी लगे। पर जब इन्होंने 3 दिन बाद अहन्यू में एक डीमन को पाया और उससे लड़ाई करने गए, तो इनकी पूरी की पूरी टीम पूरी तरह से मैसकर हो गई, अनहाइलेट हो गई और 1 साल बाद इस मुरिम वर्ल्ड के 50% पॉपुलेशन को खत्म कर दिया गया। इस गंभीर सिचुएशन को ध्यान देते हुए जो राइटर्स अलायंस थी और जो अनऑर्थोडॉक्स अलायंस थी, उन दोनों ने मिलकर एक ट्रूस किया कि वो दोनों लड़ेंगे नहीं और साथ में मिलकर के इन सारे डीमंस को खत्म करेंगे। और यही अलायंस इस पूरे वर्ल्ड की आखिरी उम्मीद थी। यह जंग आधे महीने तक चली और आधे महीने के अंदर ही 90% लोगों को मार दिया गया और पूरी तरह से इस वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन आ चुका था। यह दुनिया पूरी तरह से खत्म होने वाली थी और जो लोग बचे हुए थे 10% में, उनमें मैं भी एक था जिसे कब्जा कर लिया गया। ये और कोई नहीं, हमारा एमसी बता रहा होता है, जिसके हाथों में हथकड़ियां लगी होती हैं और उसे डीमंस खींच कर ले जा रहे होते हैं। एमसी बताता है कि इस मैसेकर के 5 साल बाद मुझ पर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया गया, क्योंकि मैं अपने अंदर की इंटरनल एनर्जी को नहीं यूज कर सकता था। मैं आज तक कोई भी मार्शल आर्ट नहीं सीख पाया, इसलिए डीमंस के लिए मैं एक स्पेशल स्पेसिमेन था, यानी मैं एक स्पेशल केस था। और फिर उन्होंने मुझ पर लाखों एक्सपेरिमेंट किए और कितनी बार मेरी ब्रेन वॉश करने की कोशिश की और इन सभी चीजों करने के बाद उन्हें सक्सेस मिली और फिर मैं भी इन डीमंस की आर्मी का एक सोल्जर बन गया और मुझे यह मिशन दिया गया कि मैं दूसरे डायमेंशंस में जाऊं और उन पर भी इन्वेड करूं। और मैंने इसी मिशन को फॉलो किया। मैं दूसरे डायमेंशंस में इन्वेड करता गया और बस उन्हें मारता गया, मारता गया, मारता गया। और मेरे इतने अच्छे कंट्रीब्यूशन को देख करके मुझे डीमन आर्मी का डीमन कॉर्प कमांडर बना दिया गया। और फिर 120 साल बाद मैंने उस एग्जिस्टेंस को देखा, वो एग्जिस्टेंस जो इन सभी चीजों का कारण थी, द डीमन गॉड। और फाइनली मैंने द डीमन गॉड को देखा। हमें एक बहुत बड़ी आई दिखाई जाती है और तभी एमसी ने डिसीजन ले लिया था कि वो इस डीमन गॉड को जरूर मारेगा। और 65 साल बाद इसने रेबेलियस छेड़ दिया, हर जगह पे जंग छिड़वा दिया और डीमन आर्मी को खत्म करने लगा। पर इस रेबेलियस के मात्र 1 हफ्ते बाद ही एमसी खून से भरा हुआ बैठा होता है और उसके सामने डीमन लॉर्ड आ चुका होता है। ध्यान रखिए, ये डीमन गॉड नहीं बल्कि डीमन लॉर्ड होता है। और डीमन लॉर्ड आकर के एमसी के सामने अपने फ्लेम अवतार में अपीयर होता है और उसे देखकर एमसी हमें बताता है कि 1 हफ्ते बाद ही हमारा जो रेबेलियस था वो फेल हो गया। वहीं फिर ये जो डीमन लॉर्ड होता है वो कह रहा होता है कि सच में ये बहुत ज्यादा ही डिसअपॉइंटिंग है, तुमने इतने सालों की मेहनत आज बर्बाद कर दी, वो भी एक छोटे से रिबेलियन करके, वो भी जो फेल हो गया। तुम्हें रिबेलियन नहीं करना चाहिए था, सच में ये बहुत ज्यादा ही डिसअपॉइंटिंग है। और तभी हमें डीमन किंग टारांटे दिखाया जाता है जो हमारे एमसी का नाम लेता है। उसका नाम वो कहता है सुबीस वॉन ग्रैंटल। ये सुनकर एमसी गुस्साते हुए कहता है कि नहीं, मुझे ये डॉग शीट नेम से मत बुलाओ, मेरा असली नाम कांग साबी है। तो ये सुबीस वॉन ग्रैंटल नेम डीमन किंग के लोगों ने एमसी को दिया होता है, जो एमसी अभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। वहीं फिर ये डीमन लॉर्ड कहते हैं कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, मैं जानता हूं कि तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा ही वीक है, तुम्हारे पास कोई भी इंस्टीट्यूशनल टैलेंट नहीं है, तुम नहीं मार्शल आर्ट का इस्तेमाल कर सकते हो और नहीं अच्छी खासी मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो, पर तुम्हारे पास एक सुपीरियर टैलेंट है और वो है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। एक व्यक्ति के अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है ना, वो किसी भी सिचुएशन में अपने आप को बचाने के बारे में बस सोचता है। तुमने आज तक बस अपने आप को बचाने के बारे में सोचा, जो तुम्हें कमांड दिया गया वो तुमने किया। पर मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम रिबेलियन का साथ क्यों दे रहे हो। तो इस पे एमसी जवाब देता है कि देखो, बात ऐसी है कि मैं चाहता था कि मैं डीमन किंग की पावर को फील करूं, मैं चाहता था कि मैं तुमसे लड़ाई करूं और देखूं कि तुम्हारी शक्तियां कितनी ज्यादा महान हैं, ताकि जब मैं तुमसे दोबारा फाइट कर सकूं ना, तो मैं उतना स्ट्रॉन्गेस्ट बन सकूं कि दूसरी बार मैं तुम्हें हरा सकूं। ये सुन डीमन किंग टारांटे जवाब देता है कि सच में तुम्हारे जो थॉट है ना, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और साथ में पैथेटिक भी है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें दूसरा मौका दूंगा मुझसे फाइट करने का? तुम आज मेरे हाथों ही मरने वाले हो। यह सुनकर के एमसी तुरंत अपने हाथ को उठाता है और अपने दिल पे रखते हुए कहता है कि नहीं, मैं आज तुम्हारे हाथ नहीं मरने वाला। और तुरंत ही वो अपने हार्ट में जो मैजिक उसके अंदर होती है उसे एक्टिवेट कर देता है। ये देख करके टारांटे
डीमन किंग काफी ज्यादा शॉक्ड होता है, पर वहीं एमसी अपने दिल को ही घुमा देता है। अंदर हाथ डालते हुए उसे बहुत ज्यादा ही तकलीफ हो रही होती है। जैसे ही एमसी ये चीज करता है, आसमान में तुरंत ही 3 सर्कल्स अपीयर हो जाते हैं और उनकी जो पावर होती है वो एमसी के ऊपर लग रही होती है। वहीं डीमन किंग टरांटे ये देख करके कहता है, अरे ये तो टेम्परर रिग्रेशन है, ये पावर तो एंशिएंट इविल गॉड नोइस बन की है ना, क्या तुम उसका साथी थे? अब मुझे समझ में आ गया कि तुमने 200 साल की इतनी खतरनाक ह्यूमलिएशन को क्यों सहा और यहां तक रिबेलियन करने को क्यों पहुंचे, क्योंकि तुम्हारे पास प्लान था। वहीं एमसी इस रेग्रेशन की पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है हंसते हुए कि हाँ सही कहा तुमने, मैं तुम्हें दोबारा इस बार जरूर मार दूंगा, तुम्हारे डीमन आर्मी को और तुम्हें खुद डीमन, तुम सबको मैं एनाहिलेट कर दूंगा इस बार, याद रखना मेरी बात को। ये सुनकर के जो टरांटे होता है वो भी हंसने लगता है, हा सही है, ये सही है, आ जाओ देखता हूं कि तुम्हारा दूसरा ये जो प्लान होता है वो कैसे काम करता है, क्योंकि इस पूरी दुनिया में सिर्फ तुम ही एक ह्यूमन हो जिसे मैं रिकॉग्नाइज करता हूं। ह्यूमन चलो ठीक है, दिखा दो मुझे। वहीं फिर हमें सेंट्रल प्लेन्स की एक जगह दिखाई जाती है, एक घर में लाइटिंग स्ट्राइक होती है और ये किसी और के ऊपर नहीं बल्कि एमसी के ऊपर होती है, जो कि अपने कमरे में जमीन पे पड़ा होता है। पर तभी वो अपनी आंखें खोलता है और उसे रियलाइज होता है कि वो रेग्रेस हो चुका है और वो बताता है कि जो डीमन आर्मी का इन्वेजन है वो आज से 10 साल बाद होगा। फिर हमें जस्टिस अलायंस का मार्शल एकेडमी दिखाया जाता है, जहां पर ड्रैगन स्प्रिंग पिविलियन में 2 क्राफ्टमैन आपस में बात कर रहे होते हैं, एक रूफ को ठीक करते हुए। कह रहे तुम्हें पता है कल रात को इस बिल्डिंग के ऊपर एक लाइटनिंग स्ट्राइक हुई थी, अच्छा हुआ कि और किसी को डैमेज नहीं हुआ, बस उस ट्रेस बॉय को चोट लगी। ये सुनकर दूसरा क्राफ्टमैन पूछता है ट्रेस बॉय वो कौन है? इस पे बताता है पहला वाला कि वो लड़का एक अनाथ है जिसे जांगबिंग इंस्ट्रक्टर, जो कि डेप्यूटी इंस्ट्रक्टर है, उन्होंने कुछ सालों पहले लेके आया था। इस पे दूसरा क्राफ्टमैन कहता है अरे क्या तुम उसी टीचर की बात कर रहे हो जो अपने इंटरनल एनर्जी को भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है, अच्छा हुआ कि लाइटनिंग में वो मरा नहीं। ये सुनकर पहला क्राफ्टमैन कहता है काफी खतरनाक पेश बनाते हुए कि अच्छा होता कि वो मर जाता, क्योंकि आज के दिन उसे सभी पब्लिक के सामने एग्जीक्यूट किया जाएगा। और तभी हमें एक मार्शल अरेना दिखाई जाती है जिसके अंदर हमारा एमसी एक व्यक्ति के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। और वहीं फिर जो एल्डर्स होते हैं वो कह रहे होते हैं कि चलिए इस फाइट को तैयार करते हैं, ये डिसाइड करने के लिए कि आखिर ड्रैगन स्प्रिंग का स्टाफ असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर कौन होगा। तो एक साइड में करेंटली जो डेप्यूटी इंस्ट्रक्टर है उन्हें स्टाफ के रूप में सर्व करता हुआ हमारा एमसी कांग साबी होता है, और दूसरी तरफ इस डेप्यूटी इंस्ट्रक्टर की पोजीशन को चैलेंज करता हुआ द डिवाइन इनविंसिबल स्पीयर मैंग सॉन्ग डॉक ही होता है। ये मैच इसलिए करवाई जा रही होती है क्योंकि हमारे एमसी की जो एबिलिटीज हैं वो काफी लोगों के कहने पे रीएवैल्यूएट करवाई जा रही होती है, क्योंकि अब वो उस काबिल नहीं रहा और इस पद को चैलेंज कर रहा होता है मैंग सॉन्ग ड्यूक। और तभी एल्डर्स कहते हैं कि चलिए इस मार्शल आर्ट कंपटीशन को स्टार्ट करते हैं। वहीं ये जो मैंग सॉन्ग ड्यूक होता है वो हंसते हुए कह रहा होता है कि मैंने सुना था कि तुम लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से जख्मी हो चुकी हो और मुझे लगा था कि तुम बस बहाना बना रहे हो, पर तुम आज यहाँ पे आए, तुम्हारी करेज की मैं सराहना करता हूँ और मैं तुम्हें बहुत ज्यादा ही अच्छे से डिफीट करूंगा। और इसकी जो मार्शल आर्ट होती है उसका नाम बुल डीमन डिवाइन स्पीयर होता है। और तभी एमसी जो होता है वो इसके बाद के जवाब में कहता है कि तुम्हें पता है मैंने बहुत बहुत समय पहले एक बात सुनी थी जहां पर एक डिप्यूटी स्टाफ इंस्ट्रक्टर हुआ करता था जो अपनी इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से वो एक स्पारिंग मैच हार गया और फिर उसे बहुत ज्यादा ही ट्रैश की तरह ट्रीट किया गया और कुछ सालों बाद उसे यहां से निकाल भी दिया गया। पर किसी ने भी ये ध्यान नहीं दिया कि उसकी ये जो सिचुएशन है जहां पर वो इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर सकता वो बस इसलिए है क्योंकि जो उसके मेरिडियंस हैं वो ट्विस्टेड हो गए हैं। सच में वो दिन बहुत ज्यादा ही नर्क की तरह थे। पर वहीं ये सुनकर के ये मैंग कहता है कि आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, पर वहीं एमसी कहता है कि चिंता मत करो, मैं इस दिन का काफी दिनों से इंतजार कर रहा था और आज तुम जैसे ससुरे को मैं काफी अच्छे से हराऊंगा। ये सुनकर के ये मैंग सॉन्ग काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है ये ससुरे तू क्या बकवास कर रहा है, मैंने सोचा था कि मैं तुझे रिस्पेक्ट से हराऊंगा क्योंकि अभी भी तू एक इंस्ट्रक्टर है, पर लगता है तुझे ये रिस्पेक्ट हजम नहीं हुई। और तुरंत ही वो अपने डिवाइन बुल स्पीयर का इस्तेमाल करता है और एक बुल थ्रस्ट को सामने मार देता है और ये एक सेकंड फॉर्म होती है जिसकी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा ही धुआं हो जाता है। पर तभी ये मैंग सॉन्ग देखता है कि एमसी वहां पे होता ही नहीं है। ये देख करके वो काफी ज्यादा आश्चर्यचकित होता है, पर तभी
एमसी उसके पीछे आता है और कहता है कि तुम्हारा ये जो थ्रस्ट था वो काफी ज्यादा ताकतवर था, पर अगर तुम किसी पर अटैक ही नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा ये पावर किसी काम का नहीं है। ये सुनकर के ये जो मैंग सॉन्ग होता है वो एक और स्पीयर अपना चला देता है, पर एमसी उसे उछलते हुए डॉज करके उससे थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो जाता है। पर वहीं ये देख करके मैंग सॉन्ग काफी ज्यादा शॉक्ड होता है कि मैंने सुना था कि ये बस एक निठल्ला इंस्ट्रक्टर है, इसकी एबिलिटीज इतनी ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है, पर ये सब कैसे कर पा रहा है, ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पर वहीं एमसी दूर जाते हुए कहता है कि तुम्हारी जो स्किल्स हैं वो नॉर्मल से भी बहुत ज्यादा ही एवरेज हैं, तो तुम आखिर कैसे स्टूडेंट्स को सिखाओगे, मुझे तो यकीन नहीं होता। ये सुनकर के मैंग सॉन्ग और ज्यादा ही गुस्सा आता है और कहता है रुक, मैं तुझे अपना असली पावर दिखाता हूं। और तभी वो उछल जाता है आसमान में एक खतरनाक एमसी पर अटैक करने के लिए, और वो फिर अपनी बुल डीमन स्पीयर का फोर्थ फॉर्म बुल डीमन फॉलिंग स्पीयर का इस्तेमाल करता है और एमसी पे खतरनाक अपने एनर्जी के साथ अटैक कर देता है। पर वही जो एमसी होता है वो तुरंत ही अपने स्पीयर को अपने हाथों में लेकर के उसे लगता है घुमाने, अगल बगल बहुत ज्यादा ही स्टंट दिखाने के बाद वो अपने स्टैंस में खड़ा हो जाता है। पर ये देख करके जो मैंग सॉन्ग होता है वो गुस्सा आते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है बस तुम इस स्पीयर को लेकर के घुमाते रहोगे तो तुम जीत जाओगे, तुम्हारा ये स्किल कुछ भी नहीं है। पर तभी ये क्या एमसी कहता है कि ये ले ससुरे फायरबॉल, और तभी ये क्या उसके हाथों से एक फायर बॉल निकलती है और तुरंत ही जाकर इस मैंग सॉन्ग पर लग जाती है। ये क्या हो गया, यहाँ पे मैंग सॉन्ग के ऊपर एक खतरनाक ब्लास्ट होता है और तभी इस मैंग सॉन्ग का पोपट हो चुका होता है। वहां पे जितने भी लोग होते हैं इस खतरनाक फायर बॉल को देख करके काफी ज्यादा आश्चर्यचकित हो चुके होते हैं। और तभी जो एल्डर होते हैं वो कहते हैं कि ये स्पारिंग खत्म होता है, ये बात वो काफी ज्यादा नर्वसली कह रहे होते हैं। और तभी वो अनाउंस करते हैं कि जो इस स्पारिंग मैच का विजेता है वो डेप्यूटी इंस्ट्रक्टर कांग साबी है। हमारा हीरो सबको हेलो हेलो कह रहा होता है और बहुत ज्यादा ही फेम पा रहा होता है। पर वहीं ये जो मैंग सॉन्ग होता है वो कह रहा होता है अरे अरे जली 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 मुझे पानी दो, बहुत ज्यादा ही गर्म फील हो रहा है। और वहीं एमसी बताता है कि मुझे डीमंस ने बंदी बना लिया था, मैं 200 सालों से भी ज्यादा तक सरवाइव करने के लिए बस सबको मारता रहा, पर इन पूरे जर्नी में मैं एक चीज को सीख गया कि जो इस मूरिंग वर्ल्ड का मार्शल आर्ट है और जो मैजिक की पावर है वो एक दूसरे से ज्यादा अलग नहीं है। और तभी वो कहता है कि लगता है मेरा जो नया टेक्निक मैंने सीखा हुआ है द हीट वेव टेक्निक, उसका जो मैंने स्किल इस्तेमाल किया है फायरबॉल, वो सच में काफी ज्यादा ताकतवर था। तो यहाँ पे एमसी अपने मैजिक को एक मार्शल आर्ट के रूप में सबको दिखा रहा होता है और तभी वो बताता है कि अब से वो इसी टेक्निक का इस्तेमाल करेगा। फिर वहीं मैंग सॉन्ग को काफी लोग स्ट्रेचर पे बैठा के ले जा रहे होते हैं और उसे एमसी बाय बाय कह रहा होता है और कहता है कि अपना ख्याल रखना, तुम बहुत ज्यादा ही जल भुन गए हो। पर वहीं वहां पे जितने भी स्टूडेंट्स और दूसरे लोग होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि अरे इस लड़के ने अभी क्या इस्तेमाल किया, इसे वो हीट कल्टीवेशन टेक्निक कह रहा था, क्या ऐसा टेक्निक एग्जिस्ट भी करता है। पर वहीं जो दूसरे टीचर्स होते हैं वो कह रहे होते हैं कि इंस्ट्रक्टर चियोन देखिए ये क्या इस्तेमाल किया अभी इसने। वहीं इंस्ट्रक्टर चियोन जो होते हैं वो गुस्साते हुए कहते हैं कि ये बकवास है, ये क्या हुआ अभी। पर वहीं जो चीफ इंस्ट्रक्टर होते हैं वो हमारे एमसी से कहते हैं कि कांग साबी तुम इस स्पारिंग मैच को जीत चुके हो, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, सभी लोग तो ये बात कहते थे ना कि तुम अपनी इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, तो आखिर अभी तुमने क्या किया। ये सुनकर के एमसी कहता है कि अरे आपको पता है मुझे एक स्ट्रेंज एनकाउंटर हुआ, मैं कुछ दिन पहले जंगल में जा रहा था तभी मुझे एक खराब पौधा दिखा जिसे मैंने बस ऐसे ही खा लिया, और जैसे मैंने उसे खाया मेरी जो ट्विस्टेड में रेडियंस थे वो ऑटोमेटिक हील हो गए और मुझे काफी ज्यादा मात्रा में इंटरनल एनर्जी मिली, और इसी की वजह से मैं आज अब मार्शल आर्ट इस्तेमाल कर पा रहा हूं। ये सुनकर के इंस्ट्रक्टर चियोन चिल्लाते हैं बकवास करना बंद कर, तुझे क्या लगता है तेरी इस बकवास कहानी पे हम लोग विश्वास करेंगे, तू इस मार्शल आर्ट एकेडमी की बेइज्जती कर रहा है, समझ गया ना। इस पे एमसी कहता है देखिए मेरी बातों पे आप विश्वास करिए या ना करिए ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी मुझे यहां पर इस तरह से क्वेश्चन क्यों किया जा रहा है, क्या मैंने इस बैटल में कुछ अनफेयर इस्तेमाल किया, क्या यहाँ पे कोई नियम था जो सिर्फ ये कहता था कि आप सिर्फ स्पीयर का इस्तेमाल कर सकते हैं या स्वॉर्डमैनशिप का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी और टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बताइए। ये सुनकर के ये जो इंस्ट्रक्टर चियोन होते हैं काफी ज्यादा गुस्सा आते हैं, पर जो चीफ इंस्ट्रक्टर होते हैं इस मिस्टर चियोन को रोकते हैं और कहते हैं हाँ इंस्ट्रक्टर कांग साबी आप इस मैच के विजेता हो, इस वजह से जो डेप्यूटी इंस्ट्रक्टर के स्टाफ को पोजीशन है ना वो आपके पास ही रहेगा। पर तभी एमसी अपने हाथ को उठाते हुए कहता है कि मुझे एक प्रॉब्लम है, मुझे कुछ कहना है, जब यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्टर्स गैदर हुए हैं तो मुझे एक रिक्वेस्ट करना है। ये सुनकर चीफ इंस्ट्रक्टर पूछते हैं कैसा रिक्वेस्ट, तो इस पे एमसी अपने स्पीयर को जमीन में गाड़ते हुए कहता है कि मैं इस समय जो डेप्यूटी इंस्ट्रक्टर हूं तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप मेरा इवैल्यूएशन करिए और मुझे एक इंस्ट्रक्टर का जो पद है वो प्रदान करिए। वहीं फिर वहां से एमसी निकल जाता है, रास्ते में वहां जब जा रहा होता है तो सारे स्टूडेंट्स बात कर रहे होते हैं अरे ये तो वही डेप्यूटी इंस्ट्रक्टर है ना जिन्होंने अभी स्पारिंग मैच में कमाल कर दिया। वहीं एमसी जाते हुए बताता है कि
कि जो ये ड्रैगन स्प्रिंग पिविलियन है ना, इसे मुरीम अलायंस के ऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स ने बनाया हुआ है। और इसे ही नहीं, ऐसे काफी सारे पिविलियंस इस पूरे मुरीम जांगू में एग्जिस्ट करते हैं। इनका बनाने का सोल पर्पस यही है कि जो अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट हैं या फिर कुछ और एविल लोग हैं, उनसे इस पूरे मुरीम को बचाया जा सके और जो आने वाले फ्यूचर में होने वाले नए नए हीरोज हैं वो भी यहीं से पैदा हों। और तभी एमसी बताता है कि जो 15 साल से 18 साल के बच्चे होते हैं उन्हें इस मार्शल आर्ट एकेडमी में एक्सेप्ट किया जाता है। और यहाँ के इंस्ट्रक्टर्स भी नॉर्मल नहीं होते बल्कि हीरोज होते हैं या फिर कोई अच्छे मार्शल मास्टर्स होते हैं। और यहाँ पे जो डेप्यूटी इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो भी कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं होते हैं। पर अगर आप एक बच्चे को सिखाना चाहते हैं तो आप एक डेप्यूटी इंस्ट्रक्टर रहकर बच्चे को नहीं सिखा सकते, आपको एक इंस्ट्रक्टर तो बनना ही पड़ेगा। ये कहने के साथ ही हमारा एमसी अपने कमरे में जाता है, पर तभी जो इसके गार्डियन और मेडिकल पेविलियन के जो हेड होते हैं जिनका नाम जांगबिक इंस्ट्रक्टर होता है, वो इससे पूछते हैं कि आखिर तुमने अपनी इंटरनल एनर्जी को कैसे हील किया। ये सुनकर के एमसी कहता है, अरे मैंने आपको बताया तो कि मैं एक जंगल में गया था और मैंने एक पौधा खा लिया। ये सुनकर के ये जो जांगबिक इंस्ट्रक्टर होते हैं वो चिल्लाते हैं, बकवास करना बंद करो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूं, मैं उतने सालों से तुम पर रिसर्च कर रहा हूं, तुम्हारी इस प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। जब तुम मुझे मिले थे आज से 15 साल पहले तो मैं यकीन नहीं कर पाया कि इस दुनिया में ऐसा भी कोई है जो इंटरनल एनर्जी को यूज नहीं कर सकता है, इसलिए मैंने तुम्हें ठीक करने के कई सारे रास्ते खोजे, न जाने कितनी मैंने मेहनत की तुम्हारे पीछे, और आज तुम आकर के यहां पर कह रहे हो कि तुम ठीक हो चुके हो। तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैं एक इनकॉम्पिटेंट यानी एक बेकार डॉक्टर हूं जो कि तुम्हें ठीक भी नहीं कर सकता है। सच में मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ये बात वो रोते हुए कह रहा होता है और उसके इस हालत को देख करके एमसी सोचने लगता है कि हाँ, आप मेरी पिछली लाइफ की तरह अभी भी वैसे ही हो। और एमसी बताता है कि आज से 15 साल पहले मुझे इस जांगबिक इंस्ट्रक्टर ने बचाया था, मुझे पॉइजन देकर मारने की कोशिश की गई थी, पर जांगबिक मेडिकल आर्ट्स में बहुत ज्यादा ही अच्छे थे तो उन्होंने मुझे बचा लिया। पर आज से कुछ ही सालों बाद जब इस पिविलियन में आग लगी और एक पर्सन को सिर्फ बचाने के लिए इन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी, तो फिर इनकी भी जान चल गई और मैं उन्हें नहीं बचा पाया। और तभी एमसी उनके कंधे पे हाथ रखता है और जांगबिक से कहता है कि चिंता मत करिए इंस्ट्रक्टर, इस बार मैं कुछ भी पिछली लाइफ की तरह नहीं होने दूंगा। और वो तभी इस जांगबिक से खतरनाक फेस बनाते हुए कहता है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप मुझ पे भरोसा रखिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इसी के साथ हमें रात का समय दिखाया जाता है जहां पे एमसी अपने माना को एक्टिवेट करता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। वो ध्यान देता है कि रेग्रेशन की वजह से उसका जो 90% माना है उसकी बॉडी से गायब हो चुका है और वो बस अपने 10% पावर को इस्तेमाल कर सकता है। उसकी पिछली लाइफ में वो 8 सर्कल मैजिक का इस्तेमाल कर पाता था, पर इस समय वो सिर्फ 4 सर्कल मैजिक का ही इस्तेमाल कर सकता है। पर फिर भी उसके पास 10 साल बचे हुए हैं अभी, और इतने समय में वो इतना पावरफुल तो बनना ही चाहता है कि जो डीमन इन्वेजन आने वाला है आज से 10 सालों में, उससे वो मुकाबला कर सके। वो बताता है कि आज से 10 साल बाद बहुत सारे डीमंस अटैक करेंगे इस सेंट्रल प्लेन्स पे और अपना मैसेकर स्टार्ट कर देंगे। अनगिनत डीमंस, अनगिनत लोग अटैक करेंगे और मारे जाएंगे। पर इस बार मेरे पास काफी अच्छी इंफॉर्मेशन है कि किस प्रकार के डीमंस इस धरती पे आएंगे और अटैक करेंगे सभी लोगों को, और उनकी स्पीसीज क्या होंगी, वो किस प्रकार के टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे और उन्होंने किस प्रकार के माना का इस्तेमाल किया होगा, किस प्रकार के वो लोग एबिलिटीज जानते होंगे, किस प्रकार के वो लोग वेपन्स इस्तेमाल करेंगे। और इस वर्ल्ड पे अटैक करने से पहले उन लोगों ने जो जो आइटम्स, आर्टिफैक्ट्स और ट्रेजर्स इस पूरे दुनिया में फेंके हुए हैं उनकी लोकेशंस। और तभी एमसी अपना खतरनाक चेहरा बनाते हुए कहता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो डीमन किंग टारांटे है उसकी स्ट्रेटजीज और वो किस प्रकार से लोगों को मैनिपुलेट करता है और वो कहां कहां अटैक करेगा, वो सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास है कि आज से 300 साल बाद क्या चीजें होने वाली हैं और मैं इस बार सभी चीजों को प्रिवेंट करके रहूंगा। पर वहीं तभी जो हमारे एमसी के गॉडफादर इंस्ट्रक्टर जांगबिक होते हैं वो अंदर आ जाते हैं और कहते हैं कि कांग साबी, जो इंस्ट्रक्टर चियोन है ना, वो तुम्हें अभी बुला रहे हैं। ये सुनकर एमसी कहता है कि क्या वो ससुरा इतनी रात में मुझे क्यों बुला रहा है। ये सुनकर के जांगबिक जवाब देते हैं कि तुम्हें पता है ना, जिस बंदे को आज तुमने स्पारिंग मैच में हराया है उसे इंस्ट्रक्टर चियोन ने खुद रिकमेंड किया था और वो इसके लिए तुम्हारे ऊपर ग्रज तो होल्ड करेंगे ही, और तुमने इंस्ट्रक्टर का इवोल्यूशन होने के लिए अप्लाई किया है तो तुम्हें उनका फेस ऑफ तो करना ही पड़ेगा, इसीलिए जाओ, मुझे नहीं लग रहा कि वो तुम्हारे प्रति अच्छा व्यवहार करेंगे, इसलिए सतर्क रहना। ये सुनकर के एमसी कहता है मैं समझ गया। पर तभी ये जांगबिक पूछते हैं कि एक बात बताओ, तुम इतना ज्यादा इंस्ट्रक्टर बनने के लिए जिद क्यों कर रहे हो। ये सुनकर के एमसी कहता है कि जो इंस्ट्रक्टर का मेरा जो वे है ना, वो बस मेरी एक सीढ़ी है इस ड्रैगन पिविलियन से बाहर निकलने की। वहीं हमारा एमसी रास्ते में जाते हुए हमें बता रहा होता है कि ये जो
ड्रैगन पिविलियन है ना, वो मुरीम अलायंस में सबसे ग्रेटेस्ट पिविलियन मानी जाती है। और यहाँ पे जो मार्शल एकेडमी के लोग सिखाते हैं मार्शल आर्ट्स, वो भी बहुत ज्यादा ही कमाल की है। पर आज से 3 साल बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। यहाँ के जो चीफ इंस्ट्रक्टर इयुन ग्यूहोंग है, वो अचानक से गायब हो गए और उनका कहीं अता पता ही नहीं चला। ड्रैगन स्प्रिंग पिविलियन ने बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन टीम को भेजा इस हेड इंस्ट्रक्टर को खोजने के लिए, पर कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। और इसी के साथ 2 साल बाद धीरे धीरे इस डिवाइन स्प्रिंग पिविलियन की जो रेपुटेशन थी वो डिक्लाइन करते गई और ये फिर पूरी तरह से बर्बादी के मोड़ पे आ गई। वहीं फिर ये बताते हुए एमसी एक कमरे के अंदर जाता है जहां पर इंस्ट्रक्टर चियोन कह रहे होते हैं, तो आप फाइनली आ ही गए। कांग साबी, ये बताइए कि आपने जो इंस्ट्रक्टर बनने के लिए एप्लीकेशन दिया है, क्या वो अभी भी वैलिड है? क्या आप अभी भी इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं? फिर तभी हमें इस मिस्टर चियोन का पूरा नाम बताया जाता है, जो कि स्वॉर्डमैनशिप का इंस्ट्रक्टर होता है और इसका नाम चियोन सामयुंग होता है। और तभी ये बात सुनकर के एमसी सबसे पहले ये बताता है कि यही वो इंस्ट्रक्टर चियोन सामयुंग था जिसने इस ड्रैगन स्प्रिंग पिविलियन की तबाही में सबसे मेन रोल निभाया और इस पूरे ड्रैगन स्प्रिंग पिविलियन को तबाह करने का पीछे का जो हाथ था वो इसी का था। और वहीं हमारा एमसी जवाब देता है कि हाँ बेशक, मैं इस इंस्ट्रक्टर के जो एप्लीकेशन है उसके लिए अभी भी वैलिडेशन रखता हूं और मैं इसे अप्लाई करना चाहता हूं। वहीं फिर हमारा हीरो इस इंस्ट्रक्टर को घूरते हुए बताने लगता है कि जब सबसे पहली बार ये डीमंस इस एकेडमी के ऊपर अटैक करने के लिए रिफ्ट से आए थे, तो किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ये इतने ज्यादा खतरनाक होंगे और इनकी स्पीसीज क्या होगी, इनकी पावर्स क्या होगी, किसी को भी कुछ अंदाजा नहीं था। और बिना किसी अंदाजे के ही ये सभी लोग जो थे हमारे एकेडमी के इंस्ट्रक्टर्स और स्टूडेंट्स, सभी लोग इन सबसे लड़ाई करने के लिए हेड ऑन चले गए। पर ये मॉन्स्टर से इनकी स्पीसीज थोड़ी अलग थी और ये मॉन्स्टर धीरे धीरे सारे इंस्ट्रक्टर्स और स्टूडेंट्स को मारना स्टार्ट करने गए। यहाँ पे जो हमारे अच्छे खासे जो स्टूडेंट्स थे, जो कि मार्शल आर्ट में काफी ज्यादा टैलेंटेड थे, वो भी इन मॉन्स्टर द्वारा डिवोर किए जा चुके थे। पर इन सारे केओस के बीच में ये जो स्वॉर्डमैन इंस्ट्रक्टर चियोन सामयुंग था, वो अपने साथियों के साथ इस एकेडमी के सारे खजाने को लूट करके और यहाँ से भाग रहा था। उसने यहाँ पर कोई भी मदद नहीं दिखाई। अगर उसने सबसे पहले जाकर के मुरीम अलायंस के कुछ लोगों को बता दिया होता, कुछ हेल्प बुला ली होती, या फिर यहाँ के जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसे एक्टिवेट कर दिया होता, तो जो कैजुअलिटीज, जो तबाही यहाँ पर हुई थी, उसे 50% से कम कर दिया जा सकता था। पर इसने ऐसा कुछ नहीं किया और ये भाग गया यहाँ से। मैं जानता हूं कि अभी इस प्रेजेंट में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, पर फिर भी इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम सबको माफ कर दूंगा, क्योंकि फ्यूचर में तुम सब ऐसा जरूर करोगे, इसलिए मैं तुम लोग से बदला लेकर रहूंगा। और वहीं फिर एमसी पूछता है कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया इंस्ट्रक्टर चियोन। इस पर जो इंस्ट्रक्टर चियोन के साथ इंस्ट्रक्टर होते हैं वो कहते हैं कि देखो, तुमने जो रिक्वेस्ट किया था ना आज प्रमोशन के लिए, एक इंस्ट्रक्टर बनने के लिए, तो उस इवोल्यूशन में तुम्हें कौन सा एग्जाम देना है उसका हम यहाँ पर डिसीजन लेने आए हैं। और उसके लिए अगर तुम प्रमोशन होना चाहते हो तो तुम्हें यूएनची ग्रुप को हराना होगा, जो कि हमारे करीब ही लोकेटेड है। ये सुनकर एमसी शॉक्ड होता है और कहता है क्या यूएनची? और तभी वो यूएनची बैंडिट्स के बारे में बताने लगता है, जो कि स्कूल के पीछे वाले पहाड़ पे ही बसे हुए हैं और इनका जो ग्रुप है वो 20 लोगों का है। हाल ही में इन्होंने काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन मचाया हुआ है और आने जाने वाले यात्रियों को बहुत ज्यादा ही परेशान करते हैं, जिसकी वजह से जो सीनियर इंस्ट्रक्टर चियोन सामयुंग है उन्होंने सर्टिफिकेट लॉन्च किया हुआ है। अगर हमारा एमसी ये काम कर देता है तो उसे इंस्ट्रक्टर बनने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। पर तभी ये सुनकर के एमसी कहता है कि आखिर उन सारे बैंडिट्स को मारने से मेरा प्रोमोशनल एग्जाम कैसे जुड़ा हुआ है। इस पर जो इंस्ट्रक्टर चियोन होते हैं वो बताते हैं कि देखो, इस पूरे एकेडमी में आज तक जो भी इंस्ट्रक्टर रहा है ना, वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं रहा है, वो सभी काफी ताकतवर है और उन्होंने बहुत सारे मेरिट्स को गेन किया हुआ है अपनी लाइफ में। इसकी वजह से वो लोग इंस्ट्रक्टर बने हैं, इसलिए तुम्हें भी उन बैंडिट्स को मार करके मेरिट तो गेन करना ही पड़ेगा। हमारे एकेडमी में ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रक्टर पहले से एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें मैं भी एक हूं। और तभी ये बताने लगते हैं कि जो चियोन सामयुंग है वो एक स्वॉर्डमैनशिप इंस्ट्रक्टर है और इन्हें लाइटनिंग ब्लेड नाम से भी जाना जाता है। दूसरे डेयुंग बेहयुंग है जो कि सीनियर स्वॉर्डमैन इंस्ट्रक्टर हैं और ये डोमिनेटिंग टाइगर ब्लेड के नाम से जाने जाते हैं। और भी काफी सारे इंस्ट्रक्टर हैं, कोई इंस्ट्रक्टर बो में काफी ज्यादा अच्छा है तो कोई शैडो शॉट को सिखाने में एक्सपर्ट है। और इन सारे इंस्ट्रक्टर्स ने कोई ना कोई अचीवमेंट प्राप्त किया है जस्टिस के थ्रू और बहुत सारे लोगों को हराया भी है, इसलिए तुम्हें भी इस मिशन को पूरा करना ही होगा। ये सुनकर एमसी कहता है ठीक है, बताइए डेडलाइन कब है। ये सुनकर के जो सीनियर इंस्ट्रक्टर होते हैं वो गुस्सा आने लगते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सर से इस तरह से बात करने की। पर तभी चियोन इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि देखो, जो डेडलाइन है ना वो 15 दिनों की है, 15 दिनों के अंदर तुम्हें ये काम कंप्लीट कर लेना है। ये सुनकर एमसी कहता है ठीक है, तो मैं चलता हूं, अब आपसे 3 दिन बाद मिलूंगा ये सारा काम करके। यानी यह हमारा एमसी जो है वो 3 दिन में ही ये काम खत्म कर देगा। और तभी ये जो सीनियर इंस्ट्रक्टर होते हैं वो चियोन इंस्ट्रक्टर से पूछते हैं कि सर आप
आपने ये क्या कर दिया, आपने इस लड़के को एक प्रमोशनल मिशन दे दिया है, अगर इसने इस मिशन को कंप्लीट कर दिया तो क्या आप सच में इस ससुरे लड़कों को एक इंस्ट्रक्टर के रूप में प्रमोट कर देंगे। ये सुनकर के जो चियोन इंस्ट्रक्टर होता है वो काफी ज्यादा शेडी स्माइल करता है और कहता है कि चिंता मत करो, ये जो ससुरा कांग साबी है ना, ये कभी भी वहां से दोबारा वापस नहीं आ पाएगा। वहीं दूसरी तरफ हमारा एमसी अपने हेस्ट स्किल का इस्तेमाल करते हुए रश करते हुए जा रहा होता है इस अकगुगम के माउंटेन की तरफ ताकि वो उसे हरा पाए। पर एमसी भी बताता है कि चियोन इंस्ट्रक्टर तुम्हें क्या लगा, मुझे इसके बारे में पता नहीं होगा कि तुम मुझे यहाँ पर फूल बनाने की कोशिश कर रहे हो, और जो डेंजर मेरे आगे है उसके बारे में मुझे पता नहीं होगा तो मैं वहां पर जाकर फंस जाऊंगा। पर तुम लोग गलत सोचते हो क्योंकि मैं वो पहले वाला कांग साबी नहीं रह गया। वहीं फिर इंस्ट्रक्टर बताने लगता है कि तुम्हें पता है ये जो बैंडिट्स का 20 लोग का ग्रुप है ना, सब लोग सोचते हैं कि वो एक नॉर्मल बंदे द्वारा बनाया गया ग्रुप है, पर ऐसा नहीं है। तुम्हें पता है उनका जो लीडर है उसका नाम अकगुगुम है और वो डार्क पाथ सेक्ट का लीडर हुआ करता था, पर अपने सबऑर्डिनेट्स द्वारा ही धोखा पाने के बाद वो मारा गया, ऐसा सब लोग को लगता था। पर अपनी थोड़ी सी जान बचा करके वो वहां से भागने में कामयाब हो चुका था और फिर उसने अपने ही सबऑर्डिनेट्स को मारना स्टार्ट कर दिया जिन जिन ने उन्हें धोखा दिया था, जिसकी वजह से जो अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट है ना उसने भी उसके ऊपर एक बाउंटी रख दी थी, जो भी उसे पकड़ के लाएगा उसे पैसा मिलेगा। और तुम्हें पता है उसने अपने सबऑर्डिनेट्स को इतने खतरनाक तरीके से मारा था कि लोग सोच के भी उनकी रूह कांप जाती है, उतना ज्यादा वो खतरनाक है। और वो एक टॉप टियर का मार्शल आर्टिस्ट है और ये जो कांग साबी है उससे कभी भी नहीं जीत पाएगा, वो अपनी मौत की तरफ जा रहा है। वहीं फिर जो हमारा एमसी होता है अपने लेविटेशन स्किल का इस्तेमाल करता है और पहाड़ से जंप करते हुए आसमान में फ्लोट करने लगता है। वो आगे बढ़ते हुए सोच रहा होता है कि चियोन इंस्ट्रक्टर तुम जानते हो कि मैं कभी भी एक टॉप टियर मार्शल आर्ट्स को नहीं हरा सकता हूं, क्योंकि मैं अभी जस्ट अपनी शक्तियों के बारे में जाना हूं और मेरी जो माना सर्कल है वो 4th रैंक की है। पर अगर मैं अपने माना सर्कल की रैंक को बढ़ा देता हूं तो ऑफ कोर्स मैं टॉप टियर के उस मार्शल मास्टर से लड़ाई जरूर कर पाऊंगा। और तभी हमारा एमसी एक माउंटेन की तरफ बढ़ रहा होता है और तभी वो अपने सर्च मैजिक का इस्तेमाल करता है और तुरंत ही उस माउंटेन की तरफ देखता है तो उसके अंदर उसे माना फील होती है। और तभी वो बताने लगता है कि एक्चुअली इस माउंटेन के अंदर जो चीज है वो नॉर्मल ह्यूमंस नहीं देख सकते हैं, क्योंकि उनके पास माना की पावर नहीं है, उसे सेंस नहीं करना आता उन लोग को। पर मेरे पास ये पावर है और ये जो माउंटेन है इसके बाहर एक बैरियर लगाया गया है ताकि इस माना की पावर को बचाए रखा जा सके, और मैं इस जगह को अच्छे से जानता हूं तो मैं अंदर जा सकता हूं। एमसी इस बैरियर को तोड़ते हुए अंदर चला जाता है क्रीपी स्माइल के साथ, और तभी वो सामने देखता है कि सामने उसके एक माना क्रिस्टल रखी होती है जिसके अंदर बहुत ज्यादा ही माना की पावर होती है। तो ये माना क्रिस्टल आखिर यहाँ पे कर क्या रहा है, इसके बारे में एमसी बताता है कि जो डीमन की आर्मी हुआ करती थी ना, वो डायमेंशंस में क्रैक्स का इस्तेमाल किया करती थी दूसरे डायमेंशंस पे अटैक करने के लिए। पर जब डायमेंशंस में वो लोग जाती थी तो वहां पे एक इशू हुआ करता था, अगर एक डीमन लॉर्ड या फिर एक डीमन कॉर्प कमांडर अपने सप्लाईज के साथ किसी दुनिया में जा रहा होता है तो उसकी जो सप्लाई होती है और जो डीमन लॉर्ड होता है दोनों ही अलग अलग जगह पे अलग अलग समय में पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से उन लोग को बहुत ज्यादा ही दिक्कत हुआ करती थी और उन्होंने इस प्रॉब्लम को कभी सॉल्व करने में कामयाबी नहीं पाई। पर उन्होंने फिर एक फैसला लिया कि ऐसा करते हैं कि जब भी हम किसी डायमेंशन पे इन्वेड करेंगे ना तो सबसे पहले अपने सप्लाई को ही भेज दिया करेंगे और उनकी लोकेशन को मार्क कर दिया करेंगे, ताकि कुछ दिनों बाद जब हम लोग आए तो हम लोग आराम से उस सप्लाई को वापस रीगेन कर पाएं और आराम से अपनी पावर को बहुत ज्यादा ही बढ़ा पाएं। और उन सारे सप्लाईज की जो लोकेशन है वो मुझे पता है। और तभी एमसी इस माना क्रिस्टल की जो पावर्स होती हैं वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर चुका होता है, जिससे कि जो बाहर नॉर्मल माउंटेन होता है उसके अंदर एक मैसिव माना बराज होता है और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। वही सीन हमें थोड़ी देर बाद रात का दिखाया जाता है जहां पर ये जो अकगुगुम होता है जो कि इस बैंडिट्स का लीडर होता है वो आगे बढ़ रहा होता है अपने सारे साथियों के साथ। वहीं एक बंदा पूछता है कि बॉस आप ये क्या कह रहे हैं, क्या सच में हम सही जगह जा रहे हैं? इस पे अकगुगुम कहता है कि हाँ हम बहुत सही जगह जा रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूं कि तुम लोग को इतने दूर तक लाऊंगा? मुझे एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी का एहसास हुआ है जो कि बहुत ज्यादा ही मैसिव मात्रा में थी और वो इधर आसपास से ही कहीं आई थी, हमें जाकर इसको चेक करना होगा। और तभी वो सब आगे बढ़ रहे होते हैं कि वहीं ऊपर पहाड़ के ऊपर एमसी बैठा होता है और उन्हें आकर देखता है। उन्हें देख करके एमसी तालियां बजाने लगता है और कहता है सच में तुम एक टॉप टियर पीक के मार्शल आर्टिस्ट हो अकगुगुम, मुझे लगा था कि तुम यहां पर जरूर आ जाओगे। ये सुनकर के अकगुगुम बहुत खतरनाक रूप से एमसी को देखता है और पूछता है तू कौन है बे? इस
इस पर एमसी जवाब देता है कि मैं अपने वो सर्कल को सबसे पहले एक्टिवेट करता है मैजिक को और कहता है कि मैं एक ड्रैगन सराइन पिविलियन का इंस्ट्रक्टर हूं। ये सुनकर के वहां जो दूसरे बैंडिट्स होते हैं वो काफी ज्यादा डरने लगते हैं और कहते हैं क्या ड्रैगन पिविलियन ने यहां पर अपने इंस्ट्रक्टर को भेजा हुआ है, इसका मतलब ये काफी ज्यादा ताकतवर होगा, आखिर ये हमें पकड़ने आया है क्या। पर इन सबके रिस्पॉन्स को देखकर जो अकगगुम होता है वो कहता है हे तुम लोग शांत हो जाओ। वहीं फिर अकगगुम अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है कि हे क्या तुम सच में यहां पर ड्रैगन सराइन पिविलियन से आए हो, और अगर आए हो तो क्या तुमने वो माना सर्ज की जो घटना है वो घटवाई थी। ये सुनकर के एमसी कहता है ओह उसकी बात कर रहे हो, हाँ वो मेरा ही किया धरा था। एमसी अपना पूरा बात खत्म कर ही पाता कि उससे पहले ही ये जो अकगगुम होता है वो अपने स्वॉर्ड से एक खतरनाक एनर्जी के साथ अटैक कर देता है और वहां पर एक खतरनाक ब्लास्ट भी हो जाता है। और तभी अटैक मारने के बाद अकगगुम कहता है कि तुम यहाँ पे आ गए हो तो तुमने अपनी मौत को दावत दिया है और मैं तुम्हें मार दूंगा, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। ये सुनकर के तभी एमसी इस अकगगुम के तलवार पे अपने माना ब्लेड से अटैक करता है और तभी वो जितने भी यहाँ पे बैंडिट्स होते हैं उनको अपनी माना ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए सभी की गर्दन को काट करके अलग कर देता है अकगगुम को छोड़ करके। और तभी वो अपने थ्राइव स्किल का इस्तेमाल करता है और एक बंदे की लॉन्ग स्वॉर्ड को अपने पास खींच लेता है और कहता है कि मैं भी इसीलिए यहाँ पे आया हूँ तुम्हें मारने के लिए। और तभी दोनों के बीच में ही एक खतरनाक युद्ध स्टार्ट हो जाता है जहां पर ये जो अकगगुम होता है वो अपने खतरनाक एविल एनर्जी के साथ एमसी पर अटैक करता है। एमसी भी अपने लॉन्ग स्वॉर्ड के अंदर माना को इक्विप करते हुए इसकी सारी इंटरनल एनर्जी को ब्लॉक कर रहा होता है और फिर दोनों के बीच में ही फियर्स फाइट स्टार्ट हो जाती है। एमसी अपने सारे अटैक्स इस पे कर रहा होता है, ये अकगगुम भी पीछे नहीं हटता है, वो इसके सारे अटैक्स को ब्लॉक भी करता है और बहुत सारे अटैक्स भी कर रहा होता है, पर एक भी अटैक एमसी पर लैंड नहीं हो रहा होता। और फिर दोनों ही काफी ज्यादा खतरनाक रूप से इतनी लाइटनिंग की रफ्तार में एक दूसरे पर अटैक करते हैं कि मैं भी नहीं देख सकता हूं कि आखिर उन्होंने क्या किया। यहाँ पे वो दोनों ही दौड़ते हुए एक दूसरे पे अटैक कर रहे होते हैं और जो अकगगुम होता है वो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है हमारे एमसी की परफॉर्मेंस को देख करके, क्योंकि हमारा एमसी काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर अकगगुम से बैटल ले रहा होता है और उसकी सारी अटैक्स को पैरी भी करता है और उस पर अटैक भी करता है। अकगगुम काफी ज्यादा शॉक्ड होता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये मेरे सिर्फ स्वॉर्डमैनशिप के बराबर में लड़ नहीं रहा बल्कि मुझे पीछे भी ढकेल रहा है, पुश बैक कर रहा है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। पर तभी जो अकगगुम होता है वो कुछ डिसाइड करता है और तुरंत ही अपनी बर्राज स्किल का इस्तेमाल करता है बर्जर्क मोड में जाने के लिए और वो काफी जोर से चिल्लाता है अपनी पूरी पावर अनलीश करते हुए। ये देखकर एमसी पीछे हटता है और तभी ये जो अकगगुम होता है वो अपनी हेवन क्रशिंग एम्परर डिवाइन आर्ट के हर्ट ब्रस्ट रिलिब्रेशन का इस्तेमाल करता है। इसमें जरूर इसकी जो दिल की पावर्स हैं जो उसके अंदर अभी तक इंटरनल एनर्जी स्टोर हुई है उसको फुल पोटेंशियल के साथ इस्तेमाल करने की टेक्निक होती है। फिर ये अकगगुम अपनी सैड स्टोरी बताने लगता है कि कैसे उसके ही सेक्ट के सबऑर्डिनेट ने उनको धोखा दिया और फिर इसे एक खाई पे से कूदकर अपनी जान बचानी पड़ी और अभी तक कैसे ये अपनी सारी एनर्जी को बचा रहा होता है सिर्फ उन सबसे रिवेंज लेने के लिए। पर आज एमसी के इस खतरनाक फाइट की वजह से उसे अपनी स्टोर्ड एनर्जी को यूज करना पड़ रहा है। ये सुन एमसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो तुरंत ही अपनी फ्रीजिंग वेव का इस्तेमाल करके इस अकगगुम के पैरों को ही जमा देता है और कहता है कि देखो मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने अपनी लाइफ में क्या सहा है, मुझे बस तुम्हारा कटा हुआ सर चाहिए। और तभी ये अकगगुम काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। हमारा हीरो अपने नए मैजिक एस्ट्रल चेन का इस्तेमाल करता है और तुरंत ही दो पोर्टल्स में से काफी खतरनाक चेन्स निकलते हैं और इस अकगगुम के हाथों को बांध करके इसे वहीं पर लटका देते हैं। इसका पैर भी पूरी तरह से फ्रीज हो चुका होता है। वो अपने आप को छुड़ाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहा होता है पर एमसी उसके पास आते हुए कहता है कि तुम्हारी सारी मेहनत बेकार है, क्योंकि ये जो एस्ट्रल चेन्स है ना उन्हें बनाया ही इसीलिए गया था ताकि वो किसी भी मार्शल आर्टिस्ट के एनर्जीज को सोखना स्टार्ट कर दे। जैसे ही मैंने तुम्हें इस एस्ट्रल चेन से बांधा वैसे ही तुम्हारी सारी शक्तियों को ये पहले ही अपने अंदर स्टोर करना स्टार्ट कर चुका था, इस वजह से तुम अपनी शक्तियां इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सुनकर के अकगगुम काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डिमोनिक एनर्जी मेरे ऊपर इस्तेमाल करने की, आखिर तुम कौन से डिमोनिक सेक्ट से बिलोंग करते हो। हमारा एमसी इस एक्यूजेशन को, इस आरोप को मना करता है कि नहीं मैं किसी डार्क एविल सेक्ट से बिलोंग नहीं करता, पर तुम जैसे एक डार्क मार्शल आर्टिस्ट है यही उम्मीद थी कि मुझे वो यही सोचेगा। पर तभी अकगगुम काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है और कहता है नहीं मैं इतनी ज्यादा पैथेटिकली नहीं मर सकता हूं, यहां पर ऐसी मेरी मृत्यु नहीं हो सकती है। एमसी कहता है क्या तुम्हारे पास कोई रेग्रेट बचा हुआ है क्या। इस पर अकगगुम अपने गुस्से के साथ बताने लगता है कि हाँ मुझे अपने सारे डार्क एविल सेक्ट के सबऑर्डिनेट्स को मारना है, जिन ने मुझे धोखा दिया था मुझे उन सब से बदला लेना है। सिर्फ उनसे ही नहीं उन ऑर्थोडॉक्स सेक्ट वालों से भी लेना है जिन लोगों ने मेरे सेक्ट का साथ दिया,
मुझे धोखा देने में और मुझे ऐसा जीवन जीना पड़ा, और जिन जिन ने मुझे मजबूर किया यहाँ पर आकर अकेले रहने के लिए, और मैंने अपनी बहुत दिनों की शक्तियों को स्टोर किया हुआ है सिर्फ मेरे एकमात्र गोल को पूरा करने के लिए। मैं अपना बदला लेना चाहता हूँ। ये सुन हमारा हीरो इस अगगुम के लिए तालियां बजाने लगता है और कहता है, सच में तुम कमाल के पर्सन हो। अगर एक व्यक्ति को रिवेंज लेना है ना, तो कम से कम इतना रिसॉल्व उसके अंदर होना चाहिए, इतना दृढ़ निश्चय तो होना ही चाहिए कि वो अपना 100% लगा दे रिवेंज लेने के लिए, और वो किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार हो अपने मकसद को पूरा करने के लिए। ये सुनकर के अगगुम काफी ज्यादा शेमफुल फील करता है और कहता है, क्या तुम मेरी मजाक उड़ा रहे हो? तुम्हें क्या पता होगा आखिर मैंने कौन से पेन को सफर किया है? तुम तो उन ऑर्थोडॉक्स सेक्ट में रहते हो ना, जहां पे तुम्हें लग्जरियस लाइफ जीने को मिलता होगा। ये सुनकर के एमसी कहता है, क्या लग्जरियस? और वो तुरंत ही अपने खतरनाक एनर्जी के साथ इस अगगुम की तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहता है कि चलो देखो मुझे, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने एक लग्जरियस लाइफ जी हुई है? और तभी हमारे एमसी की इतनी खतरनाक एनर्जी को फील करते हुए ये अगगुम काफी ज्यादा डर जाता है और सोचता है, नहीं, इसकी एनर्जी ये कुछ अलग ही है। आखिर इसने किस प्रकार की लाइफ जी है कि इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक बन गई? और वहीं फिर एमसी इसके सर पे अपना हाथ रखते हुए कहता है कि चलो ठीक है, मैं दिखाता हूं तुम्हें कि मैंने 200 सालों तक किस प्रकार का प्रताड़नाएं सहा है, सब देखो तुम। और तुरंत ही हमारा एमसी इसके अंदर अपनी सारी मेमोरीज को डालना स्टार्ट कर देता है कि आखिर उसने किस प्रकार की प्रताड़नाएं सही है। वहीं ये अगगुम किसी अननोन जगह पे पहुंच जाता है। वो कंफ्यूज होता है कि आखिर वो कहां पे आ गया, पर तभी उसे पीछे से आवाज आती है और वो जैसे ही पीछे मुड़ता है वो देखता है कि डीमंस की बहुत बड़ी आर्मी ने इस जगह पर अटैक कर दिया होता है। बहुत सारे लोगों को ये डीमंस मारने लगते हैं और फिर अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट और ऑर्थोडॉक्स सेक्ट वाले इन सब से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर सभी मारे जाते हैं। वही बर्बादी। और तभी स्टार्ट होता है हमारे एमसी को पकड़ करके एक एक्सपेरिमेंट। उसके ऊपर काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और फिर उसे एक अच्छा वॉरियर बनाया जाता है, और फिर लाशों का ढेर और बहुत सारा डिस्ट्रक्शन, और लास्ट में आता है डीमन किंग टारांटे। इन सभी चीजों को देखने के बाद ये जो अगगुम होता है वो पागल सा हो जाता है, वो चीखने चिल्लाने लगता है, वो एकदम पागल हो जाता है और एमसी के सामने बहुत ज्यादा ही उसे तकलीफ हो रही होती है। पर तभी एमसी पूछता है, तो बताओ आखिर फ्यूचर में आने वाली चीजों को 10 साल पहले ही देखना कैसा लगा तुम्हें, कैसा तुम्हें एक्सपीरियंस हुआ, बताओ मुझे। और तभी ये जो अगगुम होता है हमारे एमसी के कपड़े को पकड़कर अपने जान को मार डालने की भीख मांगता है कि प्लीज मुझे मार दो, प्लीज मैं ये सब नहीं सह सकता हूं, प्लीज मुझे मार दो, आगे जो भी आ रहा है मैं उसे नहीं देख सकता हूं। ये सुनकर के एमसी कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम नहीं देख सकते, तुम नहीं सह सकते, तो क्या हुआ, मैं हूं वो जो इन सबको सहूंगा। और ये कहने के साथ ही एमसी अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड से इसके गर्दन को आधा धड़ से काट देता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें इंस्ट्रक्टर चियोन दिखाए जाते हैं जो काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं क्योंकि हमारे एमसी ने इस अगगुम के सिर्फ लॉन्ग स्वॉर्ड को ही वापस नहीं लाया होता, बल्कि एक झोले में इस अगगुम के कटे हुए सर को भी लाया होता है। वो कह रहा होता कि अगर मैं स्वॉर्ड लाता तो हो सकता है कि आप मेरे पे भरोसा नहीं करते और सोचते कि मैं इसे चोरी करके लाया हूं, इसलिए मैं इस अगगुम के कटे हुए सर को भी लेते आया। तो इंस्ट्रक्टर बताइए, मैंने क्या अपना काम खत्म किया और क्या मुझे अब अपने फॉर्मल डेप्यूटी टीचर से नॉर्मल इंस्ट्रक्टर बनने का मौका मिलेगा? और तभी सीन शिफ्ट होता है, सुबह के सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक फिस्ट इंस्ट्रक्टर जिनका नाम यो वोजिन होता है वो गुस्सा रहे होते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ ही दिनों पहले एक डेप्यूटी इंस्ट्रक्टर बना हुआ लड़का एक फुल फ्लेज्ड इंस्ट्रक्टर कुछ ही दिनों में कैसे बन सकता है? और वहीं जो आर्चरी इंस्ट्रक्टर इन बियोक होते हैं वो भी कह रहे होते हैं कि इंस्ट्रक्टर डियोंग बताइए, क्या सच में उस कांग साबी ने ग्विंची ग्रुप के सभी मेंबर्स को मार दिया और उसके लीडर को भी हरा दिया? ये सुनकर इंस्ट्रक्टर डियोंग जवाब देते हैं कि हाँ, मैं खुद वहां पर गया था जहां पर इस कांग साबी ने मुझे जाने को कहा था, और जब मैं वहां पे गया तो मैं वहां पर ग्विंची के सभी मेंबर्स और अगगुम को पाया जैसा उसने डिस्क्राइब किया था। वहां पे जितने भी लोग थे इस ग्विंची ग्रुप के, उन सभी का जो गला था वो एक ही स्लैश में काटा गया था और जो अगगुम था सिर्फ उसका सर ही कटा था। और ये सुनकर के जो फिस्ट किंग होते हैं वो कहने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक इंस्ट्रक्टर कांग साबी वो तो स्पीयरमैनशिप में ना अच्छा है, आखिर वो स्वॉर्डमैनशिप में कैसे अच्छा हो सकता है? फिस्ट किंग को डियोंग इंस्ट्रक्टर की बातों पे यकीन नहीं हो रहा होता, फिर दोनों आपस में आर्गुमेंट करने लगते हैं। पर तभी इन सबको जो इंस्ट्रक्टर चियोन होते हैं वो शांत करवाते हैं और ये डिसिप्लिनरी कम्युनिटी के हेड भी होते हैं जो सबको सजा देता है। वो कहते हैं कि सभी लोग शांत हो जाओ और हमें इसके बारे में अच्छे से सोचना होगा। वो काफी ज्यादा गहरी सोच में चले आते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मैं इस ग्विंची को बहुत ज्यादा ही अच्छे से जानता हूं, ये अगगुम टॉप टियर का मार्शल आर्टिस्ट था और मैंने खुद ऑर्थोडॉक्स सेक्ट को बताया था इसकी सारी शक्तियों के बारे में कि ये कितना पावरफुल है। तो आखिर कांग साबी उसे कैसे मार सकता है? क्या किसी की उसने मदद ली? क्या उसने अपने मास्टर की मदद ली है? पर वो मास्टर जो कि जिंग वैंग
स्ट्रांग हैं उतने ताकतवर नहीं हैं, जिनकी वजह से वो लड़ नहीं सकते हैं, वो सिर्फ मेडिकल आर्ट्स में ही अच्छे हैं। तो आखिर ये कैसे हो सकता है? मुझे इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाना ही होगा। और तभी वो जो इंस्ट्रक्टर डियोंग होते हैं उनसे पूछते हैं कि एक बात बताइए, क्या घोस्ट यूनिट से आपका अभी भी संपर्क है? और तभी हमें घोस्ट यूनिट के बारे में बताया जाता है। ये घोस्ट यूनिट ऑर्थोडॉक्स मुरीम की एक ऐसी यूनिट है जो कि पैसे देने पर कुछ भी काम कर सकती है, चाहे वो कितना ही गंदा काम क्यों ना हो। और ये सारी इंफॉर्मेशन को निकलवाने में बहुत ज्यादा ही एक्सपर्ट है। वहीं सारे टीचर्स मिस्टर चियोन से कह रहे होते हैं कि सर, आपको घोस्ट यूनिट को ऑर्डर्स देना पड़ेगा इस कांग साबी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालने का, कि आखिर वो इतना ज्यादा शक्तिशाली कैसे बना। और तभी ये मिस्टर चियोन कहते हैं ठीक है, मैं समझ गया, ये तो मैं कर दूंगा। पर वहीं जो दूसरे इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो कहते हैं क्या सच में आप इस कांग साबी को एक फॉर्मल इंस्ट्रक्टर बनवाने वाले हैं? वो रियल इंस्ट्रक्टर बनेगा। ये सुनकर के ये जो मिस्टर चियोन होते हैं वो कहते हैं कि चिंता मत करो, मेरे पास पहले से ही एक प्लान है। और तभी ये मिस्टर चियोंग मिस्टर जो इंस्ट्रक्टर ड्यूंग होते हैं उन्हें एक लिस्ट देते हैं। इस लिस्ट में उन सभी स्टूडेंट्स का नाम होता है जो हमारे हीरो कांग साबी को सिखाने के लिए अलॉट किया गए होते हैं। इन सारे स्टूडेंट्स को हमारा एमसी सिखाएगा। पर तभी इस लिस्ट को देख करके जो डियोंग इंस्ट्रक्टर होते हैं वो काफी ज्यादा हंसने लगते हैं। वहां पर जितने भी इंस्ट्रक्टर होते हैं वो सभी हंसना स्टार्ट कर देते हैं कि सच में मिस्टर चियोन, आप तो बहुत ज्यादा स्टेडी पर्सन हो। इस लिस्ट में जिन भी स्टूडेंट्स का नाम लिखा है या तो वो बहुत ज्यादा ही फिसड्डी हैं, उनके पास कोई टैलेंट नहीं है, या फिर वो बहुत ज्यादा ही टैलेंटेड है जो कि कांग साबी नहीं संभाल सकता है, या फिर वो सब ट्रबल मेकर्स हैं। और इन सारे स्टूडेंट्स को देखकर लगता है कि ये जो इंस्ट्रक्टर कांग साबी है ना, वो खुद ही अपने इस इंस्ट्रक्टर वाली जॉब को क्विट कर देगा, इन सबको वो नहीं सिखा पाएगा। ये सुनकर के मिस्टर चियोन कहते हैं हाँ, इसीलिए मैंने अपने पर्सनल डेप्यूटी इंस्ट्रक्टर से इस लिस्ट को कांग साबी को भिजवाया था। और जानते हैं उसने कैसा रिएक्शन दिया? वो बहुत ज्यादा ही स्माइल करते हुए इस लिस्ट को अपने पास रख लिया। वहीं पर हमारा हीरो बाहर जाते हुए इस लिस्ट को देखकर सोच रहा होता है कि इंस्ट्रक्टर मिस्टर चियोन, मैं जैसा आपसे एक्सपेक्ट करता हूं वैसा ही आप हमारे एक्सपेक्टेशन पे हमेशा खड़ा उतरते हो। मुझे लगा ही था कि आप इन स्टूडेंट्स को मुझे सिखाने के लिए दोगे। वहीं फिर हमारा एमसी बता रहा होता है कि आपको लगता है मेरे पास रेग्रेशन के इतने सारे नॉलेज हैं तो मैं यहीं पर क्यों रुका हुआ हूं? वो इसका कारण बहुत ज्यादा ही बड़ा है, क्योंकि मैं फ्यूचर को जानता हूं कि वो कैसा होने वाला है, और मैं डीमंस के बारे में भी जानता हूं। जब मुझे इविल गॉड न्यू जेटी की पावर्स मिली टेम्परल रेगुलेशन की, तो मैंने काफी ज्यादा इनफिनाइट पॉसिबिलिटीज को देखा। उन पॉसिबिलिटीज को देख करके मैंने एक अंत निकाला कि कैसे मैं सभी चीजों को मिला करके इन डीमंस के इन्वेजन को रोक सकता हूं। ये डीमंस पहले ही बहुत ज्यादा ही डायमेंशंस पे जाकर उन पर अटैक करके उन पर राज कर रहे हैं, जिनकी वजह से इनकी सेना बहुत बड़ी है, और इसकी वजह से मैं अकेले तो इन सबको नहीं हरा सकता हूं। इसलिए मुझे एक टीम की जरूरत होगी, कोई नॉर्मल एडवेंचरस नहीं बल्कि महान योद्धाओं की जरूरत पड़ेगी मुझे। तब जाकर मैं उन सारे डीमंस के इन्वेजन को रोक सकता हूं और उन्हें हरा सकता हूं। और मेरे पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे बंदे हुआ करते थे जो बहुत ज्यादा ही ओवर टैलेंटेड थे, जिन्होंने अकेले ही इन सारे डीमंस की आर्मी को कई 100 सालों तक रोक कर रखा। जिसमें सबसे पहला नाम आता है राइटर्स अलायंस लीडर का, और दूसरा नाम आता है डीमन आर्चर का, जिसने अपनी तीरों से कई सारे डीमंस को मारा। फिर तभी वो आगे बढ़ता है, अपने न्यू स्टूडेंट्स को देखता है और बताता है कि इन स्टूडेंट्स में कुछ ट्रबल मेकर्स हैं और कुछ की पर्सनैलिटी इतनी ज्यादा ट्विस्टेड है कि वो लोग जल्दी किसी की बातें नहीं मानते हैं, पर फिर भी मैं इन्हें हैंडल कर सकता हूं क्योंकि इसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह है। और तभी एमसी इन सभी को अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मेरा नाम इंस्ट्रक्टर कांग साबी है और आज से मैं आपका इंस्ट्रक्टर हूं। और तभी वो बताता है कि फ्यूचर में आने वाले जो हीरोज हैं वो मेरे ही क्लास में एग्जिस्ट कर रहे हैं। हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पे एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट्स के पेट में एक जोरदार मुक्का दे मारता है, जिससे कि वो जो दूसरा स्टूडेंट होता है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और तभी हमें वो पर्सन के बारे में बताया जाता है जिसने ये पंच मारा होता है। इसका नाम गॉक वुवुक होता है और ये इस कैमेलिया क्लास से बिलोंग करता है जो कि फर्स्ट ईयर की क्लास है। और वहीं ये गॉक वुवुक कह रहा होता है कि है अगर तुम इसी तरह से जमीन पर एक मुक्के में गिर जाओगे ना तो फिर तुम कभी भी अच्छे मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन पाओगे, तुम्हारी बॉडी कभी स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बन पाएगी। पर वहीं ये जो बच्चा होता है जो मार खा रहा होता है, इसका नाम डान रीजियन होता है, वो बहुत ज्यादा ही कांपते हुए कहता है कि वुवुक प्लीज अब रुक जाओ। पर वहीं ये जो वुवुक होता है वो गुस्साते हुए अपनी मुट्ठी को बांधते हुए कहता है कि हे ससुरे डान, ये तू क्या कह रहा है? अगर तेरे इस रिएक्शन को किसी
और ने देख लिया ना तो ऐसा वो फील करेगा कि मैं तुझे बुली कर रहा हूं। तुझे तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं यहां पर तुझे अपनी फैमिली की जो प्रीसियस टेक्निक है जिसका नाम ड्रैगन शैटरिंग फिस्ट है वो सिखा रहा हूं, तो तू यहां पर ऐसा फेस बना रहा है। इस पर डॉन जवाब देता है कि मैं तो स्वॉर्डमैनशिप फैमिली से बिलोंग करता हूं, मैंने स्वॉर्डमैनशिप सीख रखी है, वो भी स्टार ब्लेड सेक्ट की। ये सुनकर बुवुक इस स्टार ब्लेड सेक्ट को ट्रैशी कहने लगता है और वो कहता है कि तुम उसी सेक्ट की बात कर रहे हो ना जिस सेक्ट की मार्शल आर्ट को तुम इस्तेमाल करके स्वॉर्डमैनशिप से मुझ पर मारने की कोशिश कर रहे थे और मैंने एक ही पंच में तुम्हारे उस स्वॉर्ड प्ले को एक ही पंच में मार करके खत्म कर दिया। और तभी ये सुनकर के डॉन रियूजू को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो अपनी मुट्ठी को बांध लेता है गुस्से से। पर तभी ये देखकर जो बुवुक होता है वो गुस्साते हुए कहता है कि हे डॉन, क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है? जल्दी से ये मुट्ठी खोल दे, क्योंकि अगर तूने ये मुट्ठी नहीं खोली तो तू और मैं एक बार फिर से अरेना के अंदर चल करके फाइट करेंगे। क्या तू पिछली फाइट भूल गया जब मैंने तुझे काफी अच्छे तरीके से पीटा था? ये सुनकर के ये जो डॉन होता है काफी ज्यादा कांप जाता है, वो अपनी मुट्ठी को खोल देता है। पर तभी पीछे से कोई आवाज देता है कि बुवुक पीछे हटो, तुम इस तरह से बुली नहीं कर सकते हो इसे। पर तभी हमें दिखाया जाता है योन वुक्योंग जो कि फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट होता है और ये भी कैमेलिया क्लास से ही बिलोंग करता है, पर ये एक प्रेस्टिजियस फैमिली का यंग मास्टर होता है। और तभी वो कहता है कि हमारा क्लास स्टार्ट होने वाला है, इसलिए सभी लोग अपनी सीट्स पे बैठ जाओ। ये सुनकर गुवुक पीछे हट जाता है, पर वहीं डॉन कांपते हुए इस वुक्योंग को थैंक यू बोलता है। पर वुक्योंग हमारे इस डॉन को देख करके बस उसे घूरे जा रहा होता है, कोई रिप्लाई नहीं देता। ये देख करके डॉन थोड़ा सहम जाता है और तभी एक डेप्यूटी इंस्ट्रक्टर वहां पर आता है और कहता है डॉन रियूजू, वुवुक और वुक्योंग, तुम तीनों का ही क्लास चेंज किया जा रहा है और तुम तीनों को इस कैमेलिया क्लास से एक न्यूली एस्टैब्लिश क्लास में भेजा जा रहा है। ये सुनकर के ये बुवुक काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, पर वहीं बुवुक प्रेजेंट में बहुत ज्यादा ही गुस्सा रहा होता है कि क्या बकवास है, अचानक से हमारा क्लास चेंज कर दिया जाता है और उसके बाद हमें टीचर मिला भी तो कौन मिला? ये ट्रैसी टीचर जो कि अच्छे से अपने इनर एनर्जी को भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इसके जवाब में हमारा एमसी कहता है कि तुम मेरे जो कि एक इंस्ट्रक्टर है उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो बुवुक। बुवुक कहता है भाड़ में जा, समझ गया ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, तू एक टीचर कहलाने के लायक भी नहीं है, तू तो अपना जो डांटियन है उसे भी एक्टिवेट नहीं कर सकता है, तो तू किस प्रकार का टीचर है? पर तभी ये सुनते ही एमसी तुरंत ही अपने एक्सेलरेशन मैजिक का इस्तेमाल करता है और बुवुक के सामने पहुंच जाता है। वो आर्टिकल 2 के सेक्शन 3 को बताता है, एकेडमी रूल्स के हिसाब से तुमने बहुत ज्यादा ही रूल्स को तोड़ा है। पर तभी ये क्या रूल्स को बताने से पहले एमसी उसके पैरों के ऊपर, बुवुक के पैरों के ऊपर खतरनाक तरीके से चढ़ जाता है। बुवुक को काफी ज्यादा दर्द होता है, वो अपने पैर को पकड़ करके दर्द के कारण चिल्ला रहा होता है। पर वहीं जो हमारा एमसी होता है वो इस आर्टिकल के नियमों को बताने लगता है कि अगर एक ट्रेनी अपने इंस्ट्रक्टर की क्लास में बेइज्जती करता है और उसके कहे हुए नियमों को नहीं मानता तो फिर इंस्ट्रक्टर के पास यह अधिकार आ जाता है कि वो ट्रेनिंग को फिजिकली दंड दे और उसे डिसिप्लिन सिखाए। पर वहीं बुवुक और ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही अपने ड्रैगन शैटरिंग फिस्ट का इस्तेमाल करते हुए एमसी पर अटैक कर देता है, बहुत सारे पंचेस मारने लगता है वो। पर तभी ये देख करके एमसी कहता है आर्टिकल 4, अगर जो ट्रेनी है वो अपने इनर एनर्जी का इस्तेमाल करके इंस्ट्रक्टर पे अटैक करता है और क्लास में ही बिना इंस्ट्रक्टर के अलाउमेंट के ट्रेनी अपने इनर एनर्जी का इस्तेमाल करता है तो इंस्ट्रक्टर उसे एक अच्छा सबक सिखा सकता है और उसे डिसिप्लिन कर सकता है। और तभी एमसी उसके सारे अटैक्स को डॉज करते हुए अपने एक्सेलरेशन स्किल का इस्तेमाल करते हुए उसके पीछे आ जाता है और तभी बुवुक से कहता है कि बुवुक, तुम्हें पता है यहां पर सबसे बड़ी गलती तुमने क्या कर दी है? तुमने अपने इतनी पैथेटिक स्किल का इस्तेमाल मेरे सामने किया। और वो तुरंत ही एमसी एक जोरदार पंच इस बुवुक के पेट में दे मारता है और उसके बाद कई सारे पंचेस इस बुवुक के शरीर पे हमारा एमसी काफी लगातार तरीके से मारता है और एक खतरनाक किक इसके पैरों पे मार देता है जिससे कि बुवुक जमीन पे जाके धड़ाम से गिर जाता है। ये सब होता हुआ डॉन वहीं देख रहा होता है, वो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि बुवुक काफी ज्यादा स्ट्रांग है, पर ये इतनी बुरी तरीके से यहाँ पे पिट कैसे रहा है। बुवुक उठने की कोशिश करता है पर वहीं एमसी एक खतरनाक किक इसकी जॉ लाइन पे मारता है और ये दूर फेंका जाता है और फिर उसे बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा होता है। ये देख के वहां पे जितने भी लोग होते हैं काफी ज्यादा शॉक्ड हो रहे होते हैं। पर वहीं एमसी आगे बढ़ते हुए इस बुवुक के सिचुएशन पे काफी ज्यादा तरस खा रहा होता है और वो कहता है चिंता करो मत, क्योंकि जो इंस्ट्रक्टर का जॉब होता है ना वो सख्ती से पेश आना, सख्ती से प्यार दिखाना और सख्ती से ही बहुत ज्यादा ही केयर करना होता है। वो एक खतरनाक पंच इस बुवुक के चेहरे पे मारने जा रहा होता है, बुवुक भी काफी ज्यादा डर चुका होता है। पर तभी कोई आ करके एमसी का हाथ रोक लेता है, उसके हाथ को पकड़ लेता है और ये कोई और नहीं बल्कि वुक्योंग होता है और वो कहता है कि इंस्ट्रक्टर क्या ये ज्यादा नहीं आपने कर दिया? इस पे एमसी जवाब देता है तो तुमने फाइनली मेरे मैटर में अपना टांग अड़ाने का मन बना ही लिया योन वुक्योंग। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ये योन वुक्योंग
वूक्योंग और कोई नहीं बल्कि फ्यूचर में होने वाला जो हेवनली स्वॉर्डमैन अलायंस का लीडर होता है ना, वो होता है। हमें इस योन वूक्योंग के बारे में बताया जाता है कि ये इस पूरे मुरिम वर्ल्ड में जो सबसे प्रेस्टिजियस फैमिली बेक्योंग फैमिली से बिलोंग करता है और ये कमेलिया क्लास के फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। ड्रैगन स्प्रिंग पिविलियन में भी जब एकेडमिक टेस्ट हुए थे तो इसने सबसे अच्छा स्किल्स दिखाया था। अपनी परफॉर्मेंस से इसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था और मात्र 20 साल की उम्र में इसने पीक मास्टर के लेवल को हासिल कर लिया था, जिससे कि इसे मुरिम के टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट में से एक बना दिया गया था और ये आगे चल के काफी ज्यादा अच्छा बनता और इस मुरिम में अपनी नाम को बहुत ज्यादा ही बढ़ाता, शोहरत पाता, इज्जत पाता। पर अगर ये सब तभी हो सकता था अगर ये डीमंस इस दुनिया में अपीयर नहीं हुए होते। अचानक से ये सारे मॉन्स्टर्स इस दुनिया पे अटैक कर दिए और फिर न चाहते हुए भी वूक्योंग को हर एक जंग में सबसे आगे खड़ा रहना पड़ा। पर इसके सबसे आगे खड़े रहने की वजह से ये डीमंस का एक टारगेट बन गया और इसकी पूरी फैमिली को डीमंस ने मैसेकर कर दिया, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया और ये आखिरी बंदा बचा था जो कि उस फैमिली में रिमेनिंग पर्सन था। पर इस वजह से ये सैड नहीं हुआ, ये डिस्पेयर में नहीं गया, बल्कि इसने अपनी और शक्तियों को बढ़ाया। ये पूरे लैंड में घूमता गया और वहां पर जितने भी सर्वाइवर्स थे, जितने भी मार्शल आर्टिस्ट थे, चाहे वो ऑर्थोडॉक्स सेक्ट से हो चाहे वो डीमन सेक्ट से हो, सबको उसने गैदर किया और एक खतरनाक फौज बनाई। इन फौज ने बहुत सारे डीमंस को हंट किया और इतना ही नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। जब इसकी स्वॉर्डमैनशिप अप्लाई होती थी ना और जब ये अपने स्वॉर्ड को स्विंग करता था तो ऐसा लगता था कि इन डीमंस पे रेनबोस की बारिश हो रही है और ये इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसने अकेले ही बहुत सारे डीमंस को मात दे दी थी और ये आखिरी उम्मीद था इंसानियत का। और यही है वो योम वूक्योंग। मैं उसे पिछली लाइफ में जानता था बहुत अच्छी तरीके से, पर इस लाइफ में ये बस एक ससुरा ब्रैट है जो मेरे सामने खड़ा है। पर तभी एमसी वूक्योंग से अपने हाथ को छुड़ा लेता है। पर वहीं वूक्योंग कहता है कि मैं आपके बारे में बहुत ज्यादा ही क्यूरियस हूं कि अचानक से आपने कहां से इतनी खतरनाक पावर को पा लिया। ये सुनकर के एमसी कहता है, ओह तुम क्यूरियस हो, ये देखकर मुझे अच्छा लगा, तो क्या तुम मुझसे कुछ सीखना चाहोगे? बताओ, ट्रेनिंग स्टार्ट करें। इस पर ये वूक्योंग कहता है, नहीं, मैं आप जैसे एक व्यक्ति से नहीं सीखना चाहता जो एफर्टलेसली मार्शल आर्ट को पाया हो और एक ट्रेनिंग के सामने अपना मार्शल आर्ट का शो ऑफ कर रहा हो, इस तरह से उसे पीट करके। वूक्योंग वहां से जाने लगता है ये कहते हुए कि मैं आपकी शिकायत करूंगा डिसिप्लिन कम्युनिटी में और आपको अपने इंस्ट्रक्टर की जो टाइटल मिली है ना आपको, उससे स्ट्रिप ऑफ करने के लिए कहूंगा। और ये कहने के साथ ही वो वहां से जाने लगता है। पर तभी ये क्या, सभी वहां से जाते हुए एमसी को बहुत ज्यादा डिस्कस्टिंग फेस से देख रहे होते हैं। पर तभी एमसी हंसने लगता है और कहता है कि सच में तुम लोग इसलिए जा रहे हो यहां से क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकता। अगर मैंने इस बच्चे को भी यहां पर सिखा दिया ना 10 दिनों तक, तो वो तुम जैसे लड़के को भी आराम से हरा सकता है। ये सुनकर के ये वूक्योंग वही जगह पर रुक जाता है और कहता है, क्या कहा आपने? इस पर एमसी कहता है कि देखो, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि अगर मैंने इस बच्चे को 1 हफ्ते तक सिखाया, मात्र 1 हफ्ते तक, तो वो तुम जैसे मार्शल आर्टिस्ट को चबा करके थूक देगा और इसे पता भी नहीं चलेगा। समझ गए ना? इतना स्ट्रांग बना सकता हूं मैं इसको। ये सुनकर के ये जो डॉन होता है वो कहता है, इंस्ट्रक्टर ये आप क्या बक रहे हैं? इंस्ट्रक्टर उसका चेहरा बंद कर देता है। पर तभी ये जो वूक्योंग होता है वो गुस्सा आ जाता है और कहता है, क्या आपने जो कहा वो आप कंफर्म तरीके से कह रहे हैं और अपनी बातों पे आप खड़े रह सकते हैं? इस पे एमसी जवाब देता है, ऑफ कोर्स, चलो एक बेट लगाते हैं। अगर मैं जीता तो तुम्हें बिना किसी कंप्लेन के मेरी ट्रेनिंग को फॉलो करना पड़ेगा। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारे द्वारा किए गए कोई भी कार्य को करने के लिए तैयार हूं। तुम जो भी मुझसे कहोगे मैं करूंगा। तुम बोलोगे इस एकेडमी को छोड़ दो, मैं छोड़ दूंगा। तुम बोलोगे कुत्तों की तरह भौंको, मैं भौंकूंगा। ये सुनकर के ये जो वूक्योंग होता है वो कहता है कि देखिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, पर मैं इतना जरूर कंफर्म करूंगा कि 1 हफ्ते बाद जो स्पैरिंग मैच आपने बेट के द्वारा लगाई है ना वो जरूर हो। और ये कहने के साथ ही ये वूक्योंग यहां से चला जाता है अपनी टीम के साथ। पर वहीं ये जो डॉन होता है वो डर के मारे चिल्लाने लगता है। इसकी चिल्लाहट को देख करके एमसी काफी ज्यादा डर जाता है। पर तभी ये डॉन हमारे एमसी को देखता है दोबारा और फिर से वो चिल्लाने लगता है। पर तभी एमसी उसे शांत रहने के लिए कहता है। ये जो डॉन होता है काफी ज्यादा डर चुका होता है और वो कहता है कि इंस्ट्रक्टर, अब मेरा क्या होगा? मैं उस वूक्योंग से नहीं जीत सकता हूं। आपको पता नहीं है शायद वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। पर वहीं एमसी उसे ढकेलते हुए कहता है कि छोड़ मुझे। और तभी वो सारे क्लास को डिसमिस कर देता है और आज के लिए सभी को वहां से जाने के लिए कहता है। सभी स्टूडेंट वहां से चले जाते हैं। पर तभी ये हमारा हीरो पूछता है डांस से कि आखिर तुम उससे डरते क्यों हो इतना? आगे उसने क्या कर दिया है इतना
इस पे ये डान बताने लगता है कि आपको पता है, जब मैं पहली बार इस डिवाइन स्प्रिंग पिविलियन में ज्वाइन हुआ था ना, तो एक पब्लिक स्पार में मैं बुवुक से लड़ा था, पर उसने कुछ ही ब्लोज में मुझे हरा दिया था। पर जब बात आई बुवुक की इस वुक्योंग से लड़ने में, तो ये बुवुक एक भी पंच बैठा नहीं पाया इस वुक्योंग के ऊपर, और एक ही वार में इस वुक्योंग ने बुवुक को धाराशाही कर दिया, हरा दिया, एकदम फ्लैट कर दिया। और आप कह रहे हो कि मैं उस वुक्योंग से लड़ूं? ये सुनकर के एमसी कहता है सच में वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है और वो एक प्रोडिजी है जो कि बहुत साले बाद पैदा होता है, वो सच में कमाल का स्टूडेंट है। ये सुनकर के डान की और फट जाती है। वो कहता है कि सच में आप उसकी तारीफ कर रहे हो, पर फिर भी आप कह रहे हो कि मैं उससे लड़ूं, मैं उससे जीत नहीं पाऊंगा। ये सुनकर के एमसी कहता है चिंता मत करो, तुम वही इंसान हो जो वुवुक को हराएगा, क्योंकि तुम्हारे अलावा उसे और कोई नहीं हरा सकता। हमें बताया जाता है कि ये फ्यूचर में डीमन स्लेइंग आर्चर बनता है और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। पर ये सुनने के बाद भी एमसी के प्रपोजल को डान रिफ्यूज करता है और वो कहता है कि मैं इस फाइट को नहीं लड़ूंगा। पर तभी एमसी कहता है कि अरे यार तुम फाइट लड़ते क्यों नहीं हो, तुम फाइट लड़ोगे तो मेरा जो ये पॉइंट है ना वो साबित हो जाएगा कि मैं एक अच्छा इंस्ट्रक्टर हूं। इस पे डान कहता है कि आप तो साबित कर लोगे अपना पॉइंट, पर मुझे क्या मिलेगा इसके बदले में? ये सुनकर एमसी खतरनाक रूप से कहता है कि रिवेंज मिलेगा तुम्हें। डान, मैं जानता हूं कि बुवुक तुम्हें हमेशा बुली किया करता था। ये सुनकर डान कहता है ये बात आपको कैसे पता? इस पे एमसी कहता है कि जब मैं डान को पीट रहा था तो सच सच बताओ, तुम्हें बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा था ना, तुम्हें बहुत ज्यादा ही थ्रिलिंग महसूस हो रहा था उसे पिटता हुआ देख करके, पर बस तुम्हें एक बात की कमी थी। वो फिर से खतरनाक रूप बताते हुए कहता है कि तुम खुद से बस उसे खुद से पीट नहीं पाए, इसी बात का तुम्हें दुख था। क्यों, मैं सही कह रहा हूं ना? पर अगर तुम वुक्योंग को हरा दोगे मेरे सिखाए हुए मार्शल आर्ट से, तो कभी भी तुम वुवुक को पीट सकते हो, वो कभी भी तुम्हें पीटने की कोशिश नहीं करेगा। तो बताओ ये कमाल का होगा ना, तुम्हें बहुत ज्यादा ही मजा आएगा जब तुम उससे रिवेंज लोगे। क्यों, मैं सही कह रहा हूं ना? ये सुनकर के ये डान थोड़ा कांप जाता है और कहता है कि हाँ आप सही कह रहे हो, मैं जब वुवुक को पीटूंगा अपने हाथों से या फिर उससे रिवेंज लूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा ही अच्छा लगेगा। पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं ये मार्शल आर्ट अपने रिवेंज के लिए नहीं सीख रहा हूं, मुझे किसी से रिवेंज नहीं चाहिए, मैं बस स्ट्रांग बनना चाहता हूं। ये सुनकर के एमसी और खतरनाक रूप में कहता है कि चलो ठीक है, ऐसा ही कह लो और हम फ्यूचर में देखेंगे कि तुम रिवेंज लेते हो कि नहीं। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक डमी दिखाया जाता है और वहीं ट्रेनिंग ग्राउंड के एक छत पे बैठकर हमारा एमसी इस डान के मार्शल आर्ट को एग्जामिन करने के लिए बैठ जाता है और देखता है कि चलो देखते हैं तुम्हारे पास कितनी ज्यादा स्किल्स हैं। वही जो डान होता है वो एक गहरी सांस लेते हुए रश कर देता है उस डमी की तरफ और काफी ज्यादा शॉर्ट स्लैशेस उस पे मारना स्टार्ट कर देता है। वो काफी ज्यादा शॉर्ट स्लैशेस मारता है, पर कुछ ही सेकंड बाद उसके नर्वस सिस्टम पे उसे एक झटका लगता है और वहीं फिर वो काफी ज्यादा थक के गिर जाता है। पर ये देख करके एमसी कहता है नहीं, तुम्हें अभी हार नहीं माननी है, और करो और स्ट्राइक्स मारो। पर ये जो डान होता है वो उठ नहीं पाता। ये देख करके एमसी उसे पैथेटिक बोलता है और ये सुनते हुए डान काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है। वहीं एमसी कहता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे बॉडी के साथ प्रॉब्लम क्या है? इस पे डान शेक करते हुए कहता है कि मुझे पता है, मेरी जो इंटरनल एनर्जी है ना वो ऐसा फील हो रहा है कि लीक हो रही है मेरी बॉडी से। मैं जब भी अपने मार्शल आर्ट को इस्तेमाल करता था तो ऐसा लगता था कि मेरी एनर्जी अचानक से कहीं गायब हो जाती है। सबसे पहले मुझे लगा था कि मेरे टेक्निक में ही कोई प्रॉब्लम है, तो मैंने इसे फिक्स करने की कोशिश की, पर मैंने कोई भी प्रॉब्लम अपनी टेक्निक में नहीं पाया। उसके बाद लगा मुझे कि मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, तो मैंने अपनी बॉडी को डॉक्टर्स को भी दिखाया और फिजिशियन से मैंने ये जाना कि मेरी बॉडी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब मुझे लगा कि मैं टैलेंटलेस हूं या फिर किसी ऐसी अननोन बीमारी से जूझ रहा हूं जो कि अभी तक किसी को पता नहीं है। इस पे एमसी कहता है ये सारी बातें बकवास हैं, तुम्हारा बस जो मेरिडियंस है ना वो काफी ज्यादा बड़ा है। ये सुन डान जमीन पे बैठ जाता है और बहुत ज्यादा ही नर्वस होते हुए कहता है कि आखिर आपके कहने का मतलब क्या है? एमसी नीचे आते हुए कहता है कि क्या तुम्हें समझ में नहीं आया? मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूं कि तुम जब पैदा हुए थे ना तो तुम्हारी जो मेरिडियंस थी वो नॉर्मल मेरिडियंस से काफी ज्यादा वाइडर थी, काफी फैली हुई थी अगर एक नॉर्मल पर्सन के हिसाब से देखा जाए तो। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कोई बीमारी है, ये तो एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, पर तुम्हारी उम्र अभी बहुत ज्यादा ही कम है जिसकी वजह से तुम इंटरनल एनर्जी को अपने अंदर इतनी अच्छी तरीके से स्टोर नहीं कर पा रहे हो। तुम्हें तो पता ही होगा जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो अपनी इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल मेरिडियंस के थ्रू करते हैं और उन्हीं से होकर के ये इंटरनल एनर्जी शरीर से बाहर निकलती है। पर तुम्हारे जो मेरिडियन से काफी ज्यादा फैले हुए हैं जिसकी वजह से जो इंटरनल एनर्जी है वो काफी ज्यादा कम होने की वजह से लीक करते जा रही है और तुम्हारे बॉडी से निकल रही है। ये सुनकर के डान आश्चर्यचकित होता है और वो कहता है कि मैंने तो इसके बारे में आज तक कभी नहीं सुना। एमसी कुछ सोचता है और कहता है कि हाँ ये नॉलेज मुझे बहुत ज्यादा ही लकीली मिली थी। और तभी हमारा एमसी अपने पिछले लाइफ के इस बारे में सोचता है जहां पे उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया होता है और तभी इस नॉलेज को जो उसके सामने वाला बंदा फ्यूचर में डीमन आर्चर डॉन होता है वही दे रहा होता है। और ये सोचते हुए हमारा एमसी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। जो वहां पे सिचुएशन होती है काफी ज्यादा इंटेंस हो जाती है और डान को अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है। पर तभी एमसी स्माइल करते हुए इस डान को कहता है कि देखो मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है
वो ढूंढ लिया है। तुम्हें एनर्जी जब भी इस्तेमाल करनी होती है तो तुम्हारी जो पावर है वो लीक कर जाती है, पर अगर तुम अपनी कोई भी मार्शल आर्ट इस्तेमाल करने से पहले उतनी एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेते हो जितनी की इनफ हो उस मार्शल आर्ट के लिए, तो फिर तुम्हारा माना लीक नहीं होगा और तुम आराम से इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल करके काफी ज्यादा खतरनाक शॉट मार सकते हो। और ये सुनने के साथ ही ये जो डान होता है वो अपनी एनर्जी को मार्शल आर्ट इस्तेमाल करने से पहले स्टोर कर रहा होता है अपनी बॉडी के अंदर, और तुरंत ही वो अपने मेरिडियन के अंदर जैसे ही सर्ज फील करता है एनर्जी की, वो रश कर देता है उस डमी के ऊपर और तभी जाते हुए एक खतरनाक स्लैश उस डमी के ऊपर मार देता है, जिससे कि वो जो डमी होता है वो आधे टुकड़े में कट जाता है। ये देख करके डान काफी ज्यादा आश्चर्यचकित होता है और हमारा हीरो इसके रिजल्ट को देखकर भी काफी ज्यादा शॉक नहीं हुआ होता, उसे ऐसा एक्सपेक्ट होता है। फिर डान काफी ज्यादा खुश होकर उछलने लगता है और कहता है इंस्ट्रक्टर देखिए मेरी जो एनर्जी है इस बार लीक नहीं हुई, मैंने अपनी टेक्निक का फुल्ली इस्तेमाल किया। ये सुनकर हमारा एमसी जवाब देता है हाँ हाँ ठीक है अब चलो बेहोश भी हो जाओ। ये सुनकर के ये डान कहता है क्या बेहोश हो जाऊं, और तभी वो कुछ कहता उससे पहले ही वो बेहोश हो जाता है, उसकी आंखों के सामने सब कुछ ब्लैक आउट हो जाता है। थोड़ी देर बाद खांसते हुए इस डान की आंखें खुलती हैं और वो हाफ रहा होता है, वो पसीना पसीना हो चुका होता है और वो कहता है कि आखिर मैं इस तरह से ब्लैकआउट क्यों होगा इंस्ट्रक्टर। इस पे हमारा एमसी बताता है कि तुमने सबसे पहली बार अपनी स्पिरिचुअल मेरिडियंस का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से इसका ये एक साइड इफेक्ट तुम्हारे ऊपर हुआ है, तुम्हारी सारी एनर्जी तुम्हारी बॉडी से निकल चुकी है और तुम इसी तरह कोलैप्स हो गए। पर चिंता मत करो, जो साइड इफेक्ट है ना वो 1 महीने बाद सही हो जाएगा। ये सुनकर ये डान काफी ज्यादा रिलैक्स महसूस होता है और कहता है कि वाह 1 महीने बाद सब कुछ सही हो जाएगा, क्या बात है। पर तभी वो आश्चर्यचकित होता है और कहता है अरे 1 महीने बाद, पर ड्यूअल तो 1 हफ्ते बाद है। सीन शिफ्ट होता है जहां पे हमारा एमसी अपने हाथ में एक डंडा लेकर स्विंग कर रहा होता है ट्रेनिंग ग्राउंड में, और वो कहता है कि देखो तुम्हारे पास 2 प्रॉब्लम्स इस समय है। सबसे पहली कि तुम अपनी किसी भी टेक्निक को इस्तेमाल कर नहीं सकते हो नॉर्मल तरीके से, इस वजह से तुम्हें सबसे पहले अपनी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा ही माना को स्टोर करना होगा, और फाइट के बीच में अगर ऐसा करते हो तो सामने वाला अपोनेंट तुम्हें एक अच्छा खासा पीट देगा उससे पहले ही, और अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी माना लीक कर जाएगी। पर दूसरा दिक्कत यह है कि अगर तुमने फाइट से पहले ही माना स्टोर करना स्टार्ट कर दिया और फाइट के बीच में इस माना स्टोर का इस्तेमाल किया तो ऐसा होना नामुमकिन है, क्योंकि जो तुम्हारी डांटियन है वो ज्यादा देर तक तुम्हारे इस माना को स्टोर करके नहीं रख सकती है, और अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश भी की तो तुम्हें क्यूआई डेविस्टेशन हो जाएगा और तुम्हारी जान खतरे में आ सकती है। तो क्या तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया? ये सुनकर के नर्वसली डान कहता है हाँ मुझे समझ में सब कुछ आ गया, पर इंस्ट्रक्टर आप ये डंडे को अपने हाथ में लेकर के बार बार क्यों हिलाए जा रहे हैं, आखिर इसका ट्रेनिंग से क्या लेना देना है? इस पर एमसी कहता है कि तुम इस डंडे को बारे में मत सोचो, अपनी ट्रेनिंग के बारे में सोचो। तो बताओ जो तुम एनर्जी गैदर करते हो उसको गैदर करने में कितना देर लगता है? इस पे ये जो डान होता है वो बताता है कि मुझे इसे गैदर करने में लगभग 5 मिनट लगते हैं। ये सुनकर के एमसी कहता है ठीक है, देखो हमारा प्लान ये है कि तुम फाइट की जब स्टार्ट होगी तब तुम अपनी एनर्जी को गैदर करना स्टार्ट करोगे और तुम्हें तब तक के लिए 5 मिनट के लिए वो क्योंकि सारे अटैक्स को डॉज करना होगा, उन्हें सहना होगा और पैरी करना होगा। तो चलो ठीक है मैं अपना प्लान बताता हूं। इस पर डान पूछता है आखिर क्या प्लान है? इस पर एमसी कहता है खतरनाक एनर्जी में अपने डंडे को उठाते हुए इसे मारने के साथ ही कि देखो प्लान यही है कि तुम्हें 5 मिनट तक उसके सारे अटैक्स को डॉज करके एंड्योर करना पड़ेगा और साथ साथ तुम्हें अपनी एनर्जी को भी गैदर करना पड़ेगा। तो अपनी एनर्जी को गैदर करना स्टार्ट कर दो। पर ये देख करके इतने खतरनाक फेस को देख करके डान नर्वसली कहता है आखिर ये आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? आखिर मैं वूक्यूम के सारे अटैक्स को डॉज कैसे कर सकता हूं? इस पे एमसी कहता है अबे बात करना बंद करो और जल्दी से अपने सारे एनर्जी को गैदर करना स्टार्ट करो। फिर तभी एमसी इल्यूजन मैजिक का इस्तेमाल करता है और अपने बहुत सारे कॉपीज बना करके इस डान पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है और एक स्टिक जाकर डान को लग भी जाती है। शाम का समय हो जाता है और डान काफी ज्यादा दर्द को सह रहा होता है। वो कहता है कि आखिर ये किस प्रकार की ट्रेनिंग है? इस पे एमसी कहता है ये एंड्योरेंस ट्रेनिंग है, क्योंकि इसी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके तुम वूक्यूम को हराने के एक कदम आगे पहुंच सकते हो। ये सुनकर के ये डान हमारे हीरो की इस ट्रेनिंग पे शक करता है और कहता है कि ये ट्रेनिंग कोई ट्रेनिंग नहीं है। इस पे एमसी गुस्साते हुए कहता है कि क्या तुमने कहा कि ये कोई ट्रेनिंग नहीं है? तो तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हें सिर्फ यहां पर पीट रहा हूं और बुली कर रहा हूं? नहीं बच्चे, तुम्हें पता है मैंने पहले ही तुम्हारे बॉडी के प्रॉब्लम्स को तुम्हें बता दिया है और उन्हें कैसे ठीक करना है वो भी तुम्हें सिखा रहा हूं। और इसी ट्रेनिंग एंड्योरेंस का इस्तेमाल करके तुम वूक्यूम के सामने 2-3 मिनट ठहर सकते हो और अपनी एनर्जी को गैदर कर सकते हो, और यहां तक कि बुक को भी फ्यूचर में तुम हराने के काबिल बन सकते हो, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। तो बताओ क्या तुम हमेशा के लिए उससे बुली होना चाहते हो या फिर खड़े होकर पावर दिखाना चाहते हो अपनी और इस वूक्यूम को हराना चाहते हो? ये सुनकर के ये जो डान होता है काफी ज्यादा मोटिवेटेड हो जाता है और अपनी स्टिक उठाते हुए कहता है कि ठीक है इंस्ट्रक्टर, मैं समझ गया, मैं आपकी बात को अब समझ पा रहा हूं और मैं वादा करता हूं कि मैं आज दिन भर आपके साथ ट्रेनिंग करूंगा। ये सुनकर के हमारा हीरो खतरनाक फेस बनाता है और कहता है दिन भर? अबे मैं
मैं तुम्हें पूरे हफ्ते पीटने वाला हूं। ये सुन करके ये जो डॉन होता है काफी ज्यादा आश्चर्यचकित होता है और चिल्लाने लगता है नहीं। पर तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें एक हफ्ते बाद का समय दिखाया जाता है जहां पर ड्रैगन स्प्रिंग पेविलियन का जो ट्रेनिंग ग्राउंड होता है वो दिखाया जाता है, जहां पर एक स्पार हो रहा होता है, सभी लोग इकट्ठा हुए होते हैं, सारे स्टूडेंट्स वहां होते हैं और तभी हमें डॉन दिखाया जाता है जिसका चेहरा सूजा हुआ होता है, उसकी आंख में चोट लगी होती है और वहीं दूसरी तरफ वू क्योंग भी अपने स्वॉर्ड को लेकर वहां पे खड़ा होता है और उसकी इस हालत को देख करके जो गुवुक होता है वो कहता है कि आखिर इसके चेहरे को क्या हो गया है, क्या ये कहीं से मार खा के आया है क्या, और ये इतना सेल्फ रेकलेस कैसे हो सकता है जो इसे वू क्योंग के पावर का पता नहीं है और ये यहाँ पे फाइट करने जा रहा है। पर तभी इस डॉन की चेहरे को देख करके दूसरा स्टूडेंट कहता है कि मैंने इसे सर के साथ ट्रेनिंग करते हुए देखा था और मुझे उस समय ऐसा लगा था कि ये इंस्ट्रक्टर बस इसे इसी तरह से पीटे जा रहे हैं अपना गुस्सा निकालने के लिए, पर देखो ना इसकी हालत बेचारे की क्या हो गई है। पर वहीं जो वो क्यों होता है वो हमारे हीरो इंस्ट्रक्टर से पूछता है कि कांग साबी सर एक बात बताइए, क्या आपने जो मेरे लिए बैट रखा था वो अभी भी मायने रखता है? इस पर हमारा एमसी कहता है ऑफ कोर्स ये मायने रखता है। इस पे वो क्यों कहता है ठीक है तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि जैसे ही मैं ये ड्यूल जीत जाऊंगा आप वॉलंटियरी इस पूरे ड्रैगन पिविलियन से निकल जाएंगे और इंस्ट्रक्टर का जॉब छोड़ देंगे, क्योंकि मैं अपने हाथों को गंदा नहीं करना चाहता हूं आपको यहां से निकाल करके। ये सुनकर के एमसी कहता है ठीक है मैं समझ गया, पर अगर तुम इस ड्यूल को हारते हो तो तुम्हें बिना किसी कंप्लेन के मेरे सारे आदेश को मानना होगा। ये सुनकर के ये वो क्यों मान जाता है और तभी एमसी कहता है ठीक है चलो इस फाइट को स्टार्ट करते हैं। मैं तुम्हें नियम बता देता हूं कि अगर ओपोनेंट का हथियार गिर जाता है, ओपोनेंट अनकॉन्शियसनेस हो जाता है या फिर सरेंडर कर देता है तो दूसरा बंदा जीत जाएगा और फेटल अटैक्स का यहां पर इस्तेमाल करने के बारे में सोचना भी मत, ठीक है ना। अगर ऐसा हुआ तो मैं रेफरी के रूप में खुद डिसाइड करूंगा कि विनर कौन है। तो चलो ठीक है इस फाइट को स्टार्ट करते हैं। और तभी वो अनाउंसमेंट कर देता है। तो क्या अगले सीन में क्या होगा, ये फाइट बहुत ज्यादा ही आगे चलकर रोमांचक होने वाली है। तो देखते हैं कौन जीता है, ये डॉन जीतेगा या फिर वो क्यों जीतेगा। और गाइज मैं एक अनाउंसमेंट आज कहना चाहता हूं जिस जिस बंदे ने अभी तक लास्ट तक ये वीडियो देखा है उसके लिए, कि मैं अब से अपने एक्सप्लेनेशन में काफी सारे मेम्स को ऐड करने वाला हूं जो फनी होते हैं, जो रिएक्शन के रूप में काम करेंगे, कि आपको और ज्यादा ही समझ में आएगा कि यहाँ पे आखिर हीरो ने कौन सा रिएक्शन अपना दिया है और आखिर वो कहने का मतलब क्या है उसके। ऐसे तो फोटो में देख के आप समझ जाते हैं, पर अगर मैं मीम्स डाल दूंगा बीच में तो आप और ज्यादा ही अच्छे से उन सारे रिएक्शंस को समझ पाओगे। और जैसा कि आपने एनिगाय के वीडियो को देख ही लिया होगा कि एक नया रूल आ रहा है हमारी कम्युनिटी को लेकर के और बहुत सारे चैनल्स इस समय बैन हो रहे हैं। पर मैं बताना चाहता हूं कि जो मानवा का चैनल है वो खासकर रिपीटेटिव कंटेंट तो होता ही है, यानी हम बहुत ज़्यादा ही बल्क में वीडियो अपलोड करते हैं और बार बार वीडियो अपलोड करते हैं और ये हमारा कंटेंट भी नहीं है। पर फिर भी अगर हम इस लाइन में आ चुके हैं तो आप सबका अब हमें फुल सपोर्ट चाहिए। फुल सपोर्ट करने पर ही नए वीडियोस आएंगे, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स जो कि एआई चैनल्स हैं खासकर वो डीमोनेटाइज हो रहे हैं और डिलीट भी हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा केओस 15 तारीख के बाद मचने वाला है। इस वजह से अपना फुल सपोर्ट दिखाइए, जो आप कर सकते हैं करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, मेरा सेकंड चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वजह से अगर मेरा ये चैनल इन फ्यूचर में डिलीट भी हो जाता है तो मैं आपके साथ बना रहूंगा। जो मेरे फेवरेट सब्सक्राइबर हैं, जो मेरा फेस रिवीलेशन देखना चाहते हैं, उसके बाद बहुत ज़्यादा ही दूसरे कंटेंट्स को भी मेरे साथ देखकर चलना चाहते हैं, सिर्फ उनके लिए ये। और जो मेरे चैनल में सिर्फ वीडियो देखने के लिए आते हैं उनका तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मानवा वैसे भी अब बहुत ज़्यादा ही लुल हो रहा है धीरे धीरे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि चलिए देखते हैं कहाँ तक हम मानवा को प्यार कर सकते हैं और कहाँ तक हम ये कह सकते हैं कि हम मानवा क्यों देखते हैं, क्योंकि वी लव मानवा।